हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट्स, आज है आप सभी के सामने प्रसार शिक्षा के प्रश्नों की मैराथन क्लास। आज मैं आपको प्रसार शिक्षा के प्रश्न कराऊंगी। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन, इसकी बात हम कर चुके हैं। मैंने इससे रिलेटेड आपको मैराथन क्लास दिया है, तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और दो क्लास हैं, मैंने आपको 3 सब्जेक्ट जो हैं, 3 ब्रांचेस जो हैं होम साइंस की, वो कंप्लीट करा दी हैं। लाइक जैसे एक्सटेंशन की हम बात कर चुके हैं, होम मैनेजमेंट की बात कर चुके हैं एंड हेल्थ की बात कर चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड हम प्रश्नों को भी देखेंगे स्टूडेंट। तो जिन बच्चों ने एक्सटेंशन की मैराथन नहीं देखी है, अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं, अपना इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल देख सकते हैं। एक्सटेंशन की मैराथन 2 क्लासेस में आपको मिलेगी और एक अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है मैराथन का, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए फिर सब लोग जो हैं लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी अटेंडेंस दे दीजिए कि आप सब कैसे हैं। दूसरी चीज़ कि आप सब तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, ठीक है, रेडी हैं कि नहीं। आप सभी के कहने पर आज जो टाइमिंग है वो 3 बजे से मैं ये क्लास ले रही हूँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो, जो भी मेरी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखते हैं कितने प्रश्नों को आज हम सॉल्व कर लेते हैं और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, कितना आपका स्कोर रहा, कितने प्रश्न आपके ठीक रहते हैं और कितने प्रश्नों में आपको समस्या है। कोई भी कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों को आंसर करना है लाइव चैट में बहुत तेजी के साथ, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डैश किया गया। बताइए कहाँ किया गया? प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में डैश कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रसार शिक्षा के इतिहास से संबंधित है और प्रसार शिक्षा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग को सबको ध्यान से और अच्छे से आंसर करना है। वेरी गुड, सब लोग आंसर करिए। फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? हार्वर्ड, टेक्सास, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। कहां पर किया गया? आपके सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपके 1873 में जो है प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग या प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में किया गया? केवल प्रसार शब्द की बात बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। एक्सटेंशन वर्ड का यूज सर्वप्रथम डैश मतलब किस सन में किया गया? जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हम सब कुछ पढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा का कब यूज किया गया, प्रसार शब्द को किसने प्रयोग किया, किसके लिए यूज में लाया गया प्रसार शब्द। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी आगे भी। तो बताइए, आंसर करिए फटाफट सब लोग। बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए सबका। वेरी गुड। 1894 में एक्सटेंशन शब्द का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1894 में प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहीस ने किया। ये भी आप लोग लिखिए। हाँ, वेरी गुड। बोरहीस ने किया। किसके लिए किया? कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए या प्रसारित करने के लिए प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम जो प्रसार है वो कृषि से ही संबंधित था, ठीक है। अमेरिका की बात अलग है, वहां पर जो है आपके सीमैन नेप के प्रयासों से कॉटन की खेती के लिए, कॉटन की इंडस्ट्री के लिए जो है प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया था, या मतलब एक्सटेंशन को कॉटन की खेती से जोड़ा था, लेकिन था तो एग्रीकल्चर ही ना। कॉटन की भी क्या करेंगे? खेती करेंगे। तो ये सब प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। प्रसार शिक्षा शब्द जो है वो सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ? देखिए क्वेश्चन देखिएगा, अब मैं पूरा पूछ रही हूँ आपसे। प्रसार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में या फ्रांस में? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है? आपके वो यूनाइटेड किंगडम में है, या आप इसको ब्रिटेन बोलिए, यूके बोलिए, हिंदी में कुछ भी आपको लिखा हुआ मिले, आपको हमेशा याद रखना है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन। और उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है? आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जहां पर 1873 में सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हुई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रसार शब्द जो है, एक्सटेंशन शब्द जो है, जिसकी अभी हमने बात करी कि 1894 में सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द का यूज किया गया,
किसके द्वारा किया गया, बताइए किसने किया? दहामा ने किया, जेफी चौसर ने किया, बोरहेज ने किया या जेपाल लीगन्स ने किया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए सभी स्टूडेंट। प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अभी जस्ट हमने इस चीज को पढ़ा भी है और आपको पता भी है, बताइए। वेरी गुड, बहुत तेजी के साथ सबका आंसर आना चाहिए। क्लास को स्टूडेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करिए, इसके अलावा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक ताकि वो लोग भी आके रिवीजन कर सकें, ठीक है। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरहेज। बोरहेज ने जो है प्रसार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कब किया? तो अभी हमने किया 1894 में किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए प्रसार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, या प्रसार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ डैश। शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा को फैलाना, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने में प्रसार शिक्षा हेल्प करता है, या प्रसार शिक्षा का यह अर्थ है, या सभी? डी है ऑल, मतलब सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसमें, बताइए फटाफट, बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। सभी पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं कि आप जो हैं देख रहे हैं केवल, आप लोग भी कीजिए, इससे आपको अपना जो मतलब इवैल्यूएशन है वो करने में मदद मिलेगी, पता भी चलेगा कि भाई आपके कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं, है ना। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी ऑल। प्रसार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ही है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। प्रसार अर्थात फैलाना, शिक्षा को फैलाना। और क्यों हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं? ताकि हम जो भी जिसको भी हम शिक्षा दे रहे हैं उसके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकें। ये सब आपके प्रसार शिक्षा का उच्च अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में, ये एक डेफिनेशन आ गई है, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में वे सारी क्रियाएं आती हैं जो ग्रामीण जनता के विकास की दिशा में की जाती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? इसके अलावा 2-3 डेफिनेशंस और देखेंगे हम, ठीक है, वो मैं आपसे ओरली पूछूंगी। चलिए बताइए, आंसर करिए इसका। ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन आपके स्टूडेंट सूपे की है। किसकी है? एसबी सूपे की डेफिनेशन है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं, प्रीवियस ईयर में जो स्टेटमेंट दिए हुए हों उन्हें आप जरूर याद करिएगा। लाइक जैसे एक क्वेश्चन आपके आ जाता है कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये किसका कथन है? आंसर करिए। मैंने आपसे बोला था मेरे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 वर्ड भी रहेंगे, वो ओरल भी रहेंगे, वो आपको ऐसे ऑप्शनल में भी मिलेंगे, तो आप लोग आंसर करिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन आपके जेपाल लीगन्स का है, ओपी धामा का है, किसका है? प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन आपके जेपाल लीगन्स का है। किसका है? जेपाल लीगन्स का, ठीक है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपके एसबी सूपे का है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए एक स्टेटमेंट और है, ये भी पीवाईक्यू है आपके, और ये दोनों जो है स्टेटमेंट एक ही पेपर में पूछे गए थे बीजीटी में। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा मतलब अडल्ट व्यक्ति करके सीखते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये स्टेटमेंट किसकी है बताइए? ये डेफिनेशन आपके दहामा की है, एंसमिंगर की है, लीगन्स की है, सूपे की है, किसकी है ये? मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है और जिसमें आपके जो अडल्ट्स हैं, प्रौढ़ या युवा व्यक्ति करके सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। ये जो डेफिनेशन है ये एंसमिंगर की है। किसकी है? डॉक्टर एंसमिंगर की। तो 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे क्लियर किए। प्रसार शिक्षा को अगर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बता रहे हैं तो वो आपके जो है लीगन साहब बता रहे हैं। अगर कोई डेफिनेशन आपके सामने आती है कि वो लर्निंग बाय डूइंग पर जो है जोर दे रहे हैं तो वो एंसमिंगर दे रहे हैं। सूपे क्या कह रहे हैं कि वे समस्त क्रियाएं आ रही हैं जो ग्रामीण जनता के विकास को दिशा दे रही हैं, रूरल डेवलपमेंट को डायरेक्शन दे रही हैं, तो ये सूपे जी कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रसार शिक्षा क्या है? ये क्वेश्चन अभी मुझसे किसी बच्चे ने आई थिंक कमेंट में भी पूछा है। देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन का पहले तो आप डिफरेंस समझिए। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जिसे आप औपचारिक शिक्षा कहते हैं, औपचारिकता होती है जहां पर, और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा जहां पर औपचारिकता नहीं होती।
जरूरी नहीं है कि हर शिक्षा आपके औपचारिक ही हो, हर शिक्षा आपको फॉर्मल ही मिले, आप फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के जाएं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो, एक समय हो। हम जो स्कूल जाते हैं, जहां हमारा एडमिशन होता है, जहां पर हम क्लास वाइज पढ़ते हैं कि अभी हम नर्सरी में आए, फिर हम केजी में, फिर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, ऐसा करके हम 12th करके निकलते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन में जाते हैं। ये सब फॉर्मल एजुकेशन है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड मिलता है, स्टैंडर्ड के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक डिग्री मिलती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जहां पर आपकी एक निश्चित करिकुलम है, उस करिकुलम में जितना सिलेबस है वही आपको बताया जाएगा। लेकिन प्रसार शिक्षा आपके अनौपचारिक शिक्षा है। वेरी गुड। कैसी शिक्षा है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। देखिए, ये कई तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और मैं वह सभी आपके तरीके आज यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। प्रसार शिक्षा आपके अनौपचारिक शिक्षा है। पहले तो हमें ये बात समझनी है, ये कोई डिग्री नहीं देता है आपको, ये एजुकेशन अब हमें किसी को सिखाना है। हम वहाँ की पहले तो समस्या देखते हैं कि वहाँ समस्या क्या है। मान लीजिए वहाँ पर लोगों को फूड को प्रिजर्व करना नहीं आता, तो आप फूड को प्रिजर्व करने के लोगों को तरीके बताएंगे ना, डेमो देंगे, उन्हें करके दिखाएंगे, उनको समझाएंगे कि तुम आलू है मान लो तो आलू का पापड़ बना लो, आम है तो आम का अचार बना लो, मुरब्बा या कुछ भी जो भी हम बता सकते हैं वो हम बताएंगे। तो क्या आप इसमें उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? दे रहे हैं? क्या आप यहाँ पर उनको डिग्री दे रहे हैं? नहीं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक का मतलब होता है कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। कहते हैं ना, अरे यार फॉर्मेलिटीज मत करो। फॉर्मेलिटीज नहीं है मतलब किसी भी तरीके से आपको किसी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। अब नहीं है उस गांव वाले की मर्जी, 4 गांव वाले सीख रहे हैं, 5वें की मर्जी नहीं है कि वो पापड़ बनाना हमसे सीखे, वो नहीं सीखेगा। लेकिन जब आप फॉर्मली क्लास में एजुकेशन देते हैं तो सब बच्चों को टीचर की बात सुननी पड़ती है। अगर वो नहीं सुनेगा तो वो क्लास में पीछे रह जाएगा, वो फेल भी हो सकता है ना। उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो ये बहुत मतलब इजी प्रश्न है, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए सब बच्चे एक से नहीं होते। अब ये प्रश्न आपसे कई तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे पहला तो प्रश्न मैंने यही पूछा कि प्रसार शिक्षा आपके अनौपचारिक शिक्षा है, आपने सबने आंसर दिया कि हाँ भाई ये अनौपचारिक शिक्षा है। चलिए आगे बताइए आपसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताती हूँ अभी। गिव मी अ मिनट। प्रसार शिक्षा आपके है, अब ये पूछ लिया जाता है कैसी शिक्षा है? एक तरफा मार्ग है, 2 तरफा मार्ग है, 3 तरफा मार्ग है या 4 तरफा मार्ग है? तो बताइए, जो प्रसार शिक्षा है वो आपके 1 तरफा है, 2 तरफा है, 3 तरफा है, 4 तरफा है? इसको बताइए आप। 2 तरफा मार्ग है। कैसी शिक्षा है? प्रसार शिक्षा आपके 2 तरफा मार्ग है, मतलब 2 वे प्रोसेस है। हम किसी से अपनी बात कह रहे हैं तो वो भी तो अपना जो है हमको फीडबैक दे या हमारी बात को सुने, है ना। हम उसको अगर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, प्रसार कार्यकर्ता समझा रहा है, तो आगे वाला व्यक्ति भी उसमें पार्टिसिपेट करे, सहभागिता दे, अपनी हमारी बात को सुने, समझे। तो प्रसार शिक्षा आपके जो है वो 2 तरफा है और अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन ये एक व्यावहारिक शिक्षण पद्धति है। ये पूछा जाता है आपसे कि प्रसार शिक्षा की पद्धति कैसी है, तो व्यावहारिक शिक्षण पद्धति है। व्यावहारिक मतलब एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो लोगों के पहले तो व्यवहार में परिवर्तन लाती है, इसके साथ साथ एक लचीली शिक्षा है। लचीली मतलब फ्लेक्सिबल है, रिजिड रूल्स नहीं है यहाँ पर कि नहीं आपको ये चैप्टर ही पढ़ना है, आज हम चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ सकते, पहले जब तक चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ेंगे 2 के पास नहीं जा सकते। ऐसे चैप्टर वाइज नहीं है आपकी ये शिक्षा, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल है। जैसी समस्या है ग्रामीणों की, उसी समस्या के ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि आपके एक्सटेंशन वर्कर देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट आप लोगों को? ये प्रश्न कई तरीके से आपसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा। शिक्षण पद्धति पूछे तो ये व्यावहारिक शिक्षण पद्धति पे है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए, लचीलापन लेकर के आए। अगर आपसे पूछे कैसा प्रोसेस है, मतलब किस तरीके का प्रोसेस इसमें फॉलो होता है, तो ये 2 वे प्रोसेस है, 2 तरफा प्रक्रिया है। मान लीजिए मैं सिखा रही हूँ, गांव वाले कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, तो वो 1 वे रह गया, 2 वे नहीं रह गया। मैं सिखा रही हूँ, वो सीख रहे हैं, वो अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो मुझको मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो 2 वे प्रोसेस है। और अगर आपसे पूछे जाए कि है कैसी शिक्षा, फॉर्मली देते हैं या इनफॉर्मली देते हैं, तो हम इसे इनफॉर्मली देते हैं, अनौपचारिक शिक्षा है। ये कोई डिग्री नहीं देता आपको, ठीक है, ये किसी तरीके से आपको बाध्य नहीं करता है, कहीं पे पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पर प्रसार शिक्षा काम करता है इनमें से। हालांकि तो प्रसार शिक्षा के बहुत सिद्धांत हैं और हमें पता है क्या क्या सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिद्धांत वो क्या होगा, देखकर सीखने पे बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, पढ़कर सीखने पर बल देता है, या सुनकर सीखने पर बल देता है। तो प्रसार शिक्षा आपके, सब लोग आंसर करिए, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर जो है हमेशा प्रसार शिक्षा आपके आधारित है। हमें लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना है कि वो स्वयं भी उस चीज को सीखें। हाँ, अगर हमें किसी की दक्षता बढ़ाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ रहा है तो बिल्कुल हम देंगे, लेकिन फिर हम उन्हें प्रेरित करेंगे कि अब आप भी ये काम करिए, ठीक है। करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट देखिए, आ गया वही क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण किस प्रकार की पद्धति है, ठीक है, किस प्रकार का मेथड है प्रसार शिक्षण। एक्सटेंशन टीचिंग जो है वो किस प्रकार की पद्धति है, अव्यवहारिक, व्यवहारिक, सामूहिक शिक्षण पद्धति है या वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति है। आप लोग आंसर करिए। अभी हमने इसकी बात करी और मैंने आपसे बोला था ये प्रश्न आपसे अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं, ये सब PYQs ही हैं आपके और पूछे भी जाएंगे आगे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, ये एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है, अर्थात लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए, प्रसार शिक्षा का ये उद्देश्य ही होता है। इसके अलावा लोग जो हैं उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आए, उनकी कार्य कुशलता में परिवर्तन आए, कार्य करने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव आए, इसको प्रसार शिक्षा हमेशा मोटिवेट, प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सटेंशन शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है। लीजिए, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए प्रसार शिक्षा शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है। प्रसार हम पढ़ते हैं ना, एक्स और टेंसियो से मिलके बना है, जिसमें एक्स का मतलब है आउट, टेंसियो का मतलब है फैलाना। वेरी गुड, प्रसार जो है आपके लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना आपके कब हुई, बताइए। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए आपके एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी और कहाँ की गई थी, आंसर करेंगे आप लोग। 1908 में, 1873 में, 1905 में या 1890 में। तो इसमें जो आपकी बुक्स बोलती हैं वो 1908 बोलती हैं। क्या बोलती हैं, 1908। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कृषि अनुसंधान को, कृषि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम आपके पूसा में, बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब वहां पर कुछ क्या हो गई थी, वहां पे भूकंप वगैरह आ गया था, नेचुरल कैलामिटीज आ गई थी, जिसकी वजह से इसकी बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ था। फिर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, 1936 में इसको दिल्ली में आपके ट्रांसफर कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। दिल्ली में इसको दोबारा बनाया गया था। और ये किस पे काम करता था, ये किसानों के विकास के लिए काम करता है, भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करता है, उत्तम कोटि के बीज के लिए काम करता है, फसलों को बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, इन सब चीजों पर यह संस्थान काम करता है। IARI नाम है इसका, ठीक है। और एक दूसरा संस्थान है, दोनों अलग अलग हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है, इसके अलावा आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो अलग है। तो वो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बताइए इसका पुराना नाम क्या था, किसकी सिफारिश पे ये बना और ये कब बन के तैयार हो, मतलब कब बना ये, इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में, 1936 में, 1938 में। दोनों सेम ही कोई ऑप्शंस लिख दिए हैं। चलिए यहाँ 48 लिख लीजिए, बताइए। तो 1928 में आपके वेरी गुड इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई, जिसे अब आप ICAR के नाम से जानते हैं। ICAR फाइनली 1946 को इसका नाम बदल के ICAR करा गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाएगा 1928 में पहले ये किसके नाम से जाना जाता था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। और किसके कमीशन पर बनाया गया था, किसकी सिफारिश थी, तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। 1928 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था ये,
इसके बाद इसे 1946 में ICAR कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया ताकि आपको मैं सब कुछ यहाँ पर बता सकूं इसके बारे में, और हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। तो IARI अलग है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है, और ये अलग है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ये अलग है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से था, जब इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, तो ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICAR किसकी सिफारिश से बना? अभी हमने बात करी लैंड ग्रांट कॉलेज ने इसे बनाया, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर आया, प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर आया, या इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर आया? बताइए। जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना जो कि 1928 में की गई थी, ये किसकी सिफारिश पर बना था? ये आपके रॉयल कमीशन की सिफारिश पे 1928 में बनाया गया था। क्लियर है? अब इसको किस नाम से जानते हैं हम? ICAR के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा के जनक हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, बताइए कौन है? G.H. थॉमसन, पाल लीगन्स, O.P. धामा, या जेम्स स्टुअर्ट? आंसर करिए स्टूडेंट्स। प्रसार शिक्षा के जनक हैं आपके जेपाल लीगन्स। वही मैं अगर आपसे पूछती हूँ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के जनक कौन है? मैंने आपको तीनों बताए थे जब मैंने आपको पढ़ाया था, 3 फादर्स बताए थे मैंने आपको। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रसार का इतिहास 1873 से ही नहीं है, बल्कि उससे पहले से है, और बहुत पहले से है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रसार की बात करें यूनिवर्सिटीज में आपके जो है वो जेम्स स्टुअर्ट ने की थी। तो जेम्स स्टुअर्ट आपके यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के जनक माने जाते हैं। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी प्रसार के आपके जनक कौन माने जाते हैं? जेम्स स्टुअर्ट। लेकिन प्रसार शिक्षा के जनक आपके हैं जेपाल लीगन्स। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर समझ में आया, जेम्स स्टुअर्ट का नाम है, दैट्स वाई मैंने आपको वो चीज बता दी, आप लिख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा की शुरुआत कब से हुई, फॉर्मली, बिल्कुल मतलब एक फॉर्मल फॉर्म में एकदम, मतलब सबने उसको अपनाया, तो वो 1873, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन, यूके, ये सब बिल्कुल सही बातें हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रसार शिक्षा की जनक हो गए जेपाल लीगन्स। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण के जीवन स्तर, रहन सहन के स्तर ऊंचा उठाने। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ, आई होप अब आपको क्लियर होगा। ग्रामीणों के जीवन स्तर, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने, उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना, उन्हें सीखना तथा नवीन तकनीकों एवं उपकरणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना ही डैश का प्रमुख उद्देश्य है। आंसर करिए, किसका प्रमुख उद्देश्य है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, या आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? यहां पर आप आंसर करेंगे बहुत सोच समझ के, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी, प्रसार शिक्षा। ठीक है, वेरी गुड। जिसका भी आंसर प्रसार शिक्षा है, वेरी गुड। ग्रामीणों के जीवन स्तर, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने, उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करने। आप कहोगे मैम आधुनिक शिक्षा का क्यों नहीं है, शिक्षा का क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना, हमेशा हम प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं तो प्रश्न का उत्तर भी हम प्रसार शिक्षा के आधार पर देंगे। ये एक बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, कुछ शिक्षा ही लगा देंगे। बिल्कुल, शिक्षा का तो है ही उद्देश्य सबके जीवन स्तर को उठाना, लेकिन जब हम प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं और ग्रामीणों की बात कर रहे हैं तो हम बराबर पढ़ रहे हैं कि हम प्रसार 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 ग्रामीणों के लिए यूज करते हैं, सबके लिए है, ये मानव जाति के लिए है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन मुख्यतः रूप से ये किसको आपके प्रसार जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो ग्रामीणों के जीवन से संबंधित है। और कौन सी शिक्षा संबंधित है ग्रामीणों के जीवन से? तो हम पढ़ते हैं प्रसार शिक्षा। समझ में आ गया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा प्रसार शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? प्रोत्साहन देना, नई तकनीकों को अपनाना, या स्वैच्छिक भागीदारी, या सभी? डी ऑप्शन है, सभी। क्या सिद्धांत है प्रसार शिक्षा का? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
प्रोत्साहन देना, नई तकनीकों को सीखना, करके सीखने पे बल देना, स्वैच्छिक भागीदारी, ये सब प्रसार शिक्षा के आपके सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या स्टेप्स हैं? वो 7 स्टेप्स आपने पढ़े हैं। उसमें सबसे पहला चरण कौन सा है? प्रथम चरण, ध्यान को आकर्षित करना, ठीक है। संतुष्टि, रुचि या इच्छा, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर का ही है। लास्ट ईयर का है, आई थिंक लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन, कुछ और तरीके से आया तो था चरण से क्वेश्चन। तो वेरी गुड, सबका आंसर सही है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अटेंशन या ध्यान को आकर्षित करना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण है, लास्ट बताना है आपको। यहां पर जो लिखे हैं उसमें आपको लास्ट बताना है। आप अपना IQ यूज नहीं करेंगे। यहां जो आपके पेपर में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में जो मैं करा रही हूं, यहां पर बताइए लास्ट क्या है। अब आप बोला मैम लास्ट तो इवैल्यूएशन है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन यहां पे लास्ट क्या हो जाएगा वो बताओ। ध्यान, आकर्षण, संतुष्टि, रुचि या इच्छा? प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण है संतुष्टि, ठीक है। हमने याद भी किया हुआ है 8 कास्ट से। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपके सेटिस्फेक्शन आता है इवैल्यूएशन से पहले। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, संतुष्टि तो दिया है। तो प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण आपके क्या हो जाएगा? संतुष्टि। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समुदाय में प्रसार शिक्षा प्रदान करना है, किसका काम है? एक कम्युनिटी में प्रसार शिक्षा प्रदान करने का काम किसका है? बताइए। कार्यकर्ता का, प्रसार कार्यकर्ता का, बोथ का या नन ऑफ देम का? बताइए, आंसर करिए। प्रसार कार्यकर्ता का। समुदाय में प्रसार शिक्षा प्रदान करना प्रसार कार्यकर्ता का काम होता है। वेरी गुड। प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं तो प्रसार शिक्षा कौन देगा? प्रसार कार्यकर्ता देगा ना। हमने पढ़ा है उसकी भूमिका, उसके कार्य, उसके सिद्धांत या उसके गुणों के बारे में हमने पढ़ा है, वहां से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला क्या है? कार्यशाला, वर्कशॉप, किसके लिए यूज होती है? जन वार्ता के लिए, समूह वार्ता के लिए, व्यक्तिगत वार्ता के लिए या सभी के लिए आप वर्कशॉप का प्रयोग कर सकते हैं? वर्कशॉप आपके जो है एक तरीका है, एक मेथड है बातचीत करने का, लोगों तक अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का। तो किन के लिए हम प्रयोग करते हैं वर्कशॉप? वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, ये समूह वार्ता, ग्रुप डिस्कशन का एक आपके तरीका है, या समूह वार्ता, समूह में आपके ग्रुप्स में लोगों से बात करने का जो है तरीका है। अब ग्रुप आपके 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, मैक्सिमम जो है वो आपके 30 तक हो सकता है ग्रुप। लेकिन जब आपके 30 से ऊपर बढ़ जाते हैं लोग तो वो फिर जन समुदाय में आ जाते हैं, मास में आपके जोड़े जाते हैं, या उनकी बात हम मास में करते हैं, ठीक है। और वैसे ग्रुप आपका 4 का, 5 का, 10 का, 15, 20 कितनों का भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक 1 वर्ड क्वेश्चन आपके सामने आया है। गृह विज्ञान को इसके विकास के प्रथम चरण में किस नाम से जाना जाता था? या आप सिंपल बताइए, गृह विज्ञान को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए। गृह विज्ञान को पहले आप किस नाम से जानते थे? सब लोग आंसर करिए तेजी के साथ। वेरी गुड, किसके नाम से जानते थे? होम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते थे, ठीक है। होम इकोनॉमिक्स के नाम से आप गृह विज्ञान को पहले जानते थे। आंसर लिख लेंगे आप, होम इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? घरेलू अर्थशास्त्र ना, इसके नाम से जानते थे आप गृह विज्ञान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, गृह विज्ञान से आशय है क्या? घर का निर्माण, परिवार संबंधी व्यवस्थित ज्ञान, गृहिणियों का अध्ययन विषय या घर को सजाने संवारने का ज्ञान? क्या है आपका गृह विज्ञान से आशय? प्रसार शिक्षा जब हम पढ़ते हैं तो गृह विज्ञान का इतिहास भी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ उनको प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? घर परिवार संबंधी व्यवस्थित ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। गृह विज्ञान से आशय है कि घर परिवार संबंधित आपको पूरा व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गृह विज्ञान है शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध कला है, विज्ञान और कला दोनों ही है, या इनमें से कोई नहीं? होम साइंस क्या है? एक केवल आर्ट, केवल साइंस, या दोनों, साइंस एंड आर्ट?
वेरी गुड। होम साइंस आपके विज्ञान और कला दोनों हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किस चीज का? आहार एवं पोषण का, आय एवं व्यय के नियोजन का, वस्त्र एवं परिधान शास्त्र का, या संपूर्ण गृह व्यवस्था का? किसका आपके अध्ययन किया जाता है गृह विज्ञान के अंतर्गत? जल्दी से सब लोग आंसर करिए स्टूडेंट्स। संपूर्ण गृह व्यवस्था का। ये आहार, आय व्यय, वस्त्र सब इसी में आ गया आपके। संपूर्ण गृह व्यवस्था, ठीक है। जब घर है तो घर को हम सजाएंगे भी, संवारेंगे भी। घर है तो खर्चे के लिए पैसा भी चाहिए, आय व्यय का संतुलन भी करेंगे, परिवार को संतुष्ट भी करेंगे, और ऑब्वियसली उनके आहार का, उनकी डाइट का, संतुलित भोजन का भी हम देखभाल करेंगे, कपड़े भी पहनेंगे, फैब्रिक की बात भी करेंगे। तो संपूर्ण गृह व्यवस्था में ये सब आप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गृह विज्ञान का क्षेत्र होता है, बताइए, सीमित है, व्यापक है, व्यावहारिक है, या आपके अव्यावहारिक है? गृह विज्ञान का क्षेत्र पूछ रहे हैं आपसे, एरिया पूछ रहे हैं, तो कैसा क्षेत्र है गृह विज्ञान का? गृह विज्ञान का क्षेत्र आपके व्यापक है, ठीक है, बहुत बड़ा है, मल्टी डिसिप्लिनरी है हमारा होम साइंस। इसमें हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, इसमें हम तुम्हारे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र आपके व्यापक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, गृह विज्ञान के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं किस चीज का? बताइए, गृह प्रबंध का, गृह अर्थव्यवस्था का, आहार एवं पोषण का, या इन सभी का? देखिए, प्रश्न किस किस तरीके से बन सकता है और बनता ही है, तो मैंने वो सभी प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित किया है ताकि आप लोग आराम से कर सकें और एक आइडिया भी हो जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो बताइए फटाफट से सब लोग। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या घा, इन सभी का। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम गृह प्रबंध का, गृह अर्थव्यवस्था का, आहार एवं पोषण सभी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25, गृह विज्ञान किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? केवल सैद्धांतिक है, केवल व्यावहारिक है, सैद्धांतिक व्यावहारिक दोनों है, मतलब गृह विज्ञान की शिक्षण पद्धति कैसी है? इनमें से कोई नहीं, बताइए, आंसर करिए। जिस प्रकार आपकी प्रसार शिक्षा भी व्यवहारिक शिक्षण है, उसी प्रकार से आपकी गृह विज्ञान भी व्यवहारिक भी है और सैद्धांतिक भी है, दोनों के ऊपर काम करता है, ठीक है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ये दोनों है। इसकी शिक्षण पद्धति का भी यही उद्देश्य है कि महिलाओं के या गृहिणियों के या परिवार के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, उन्हें कार्य कुशलता सिखाना। ये इसीलिए हम प्रसार के साथ गृह विज्ञान को पढ़ते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। गृह विज्ञान उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, किसके लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है? बताइए, आप लोग आंसर करिए। गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए, केवल गृहिणियों के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं? गृह विज्ञान उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फटाफट आंसर करते चलिए आप लोग। वेरी गुड, किसके लिए है? परिवार के सभी सदस्यों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? आंसर करिए। 3, 4, 5 या 7? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। 5। गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? 5। कौन कौन से? आपको पता ही है। गृह विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में बताइए। गृह प्रबंध, इसके अलावा वस्त्र विज्ञान, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, ठीक है, मानव विकास जिसे आप बोल सकते हैं, और इसके मानव विकास में ही बाल विकास आ जाएगा। इसके अलावा आपके ये प्रसार, संचार और प्रसार, और आपके आहार एवं पोषण विज्ञान। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलते। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 4 लिखे होंगे और 4 में कुछ अलग लिख देंगे, जैसे लाइक आपके लिख देंगे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कुछ भी अलग एक सब्जेक्ट होगा, वाणिज्य, कॉमर्स लिख दिया, तो आपको बताना होगा कि ये हमारा नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना आपके किस राज्य में हुई? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीजीटी और पीजीटी का, हर बार पूछा जाता है आपसे। गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, चेन्नई में? तो सभी को पता है कि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुई लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना, जो कि महाविद्यालय था पहला गृह विज्ञान का, ठीक है। और कब बना? ये आपके 1932 में बना। क्लियर है?
ये गृह विज्ञान को कॉलेज स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर लागू करने वाली पहली संस्था थी, लेडी इरविन कॉलेज। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत, आपके उसमें टीजीटी पीजीटी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है, स्टेप नहीं है? क्या नहीं है बताइए? ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, ध्यान विकर्षण, संतुष्टि। शायद ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 2021 का ये क्वेश्चन है। क्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? आंसर करिए। ध्यान विकर्षण, ध्यान का विकर्षण करना मतलब लोगों के ध्यान को भंग करना, विकर्षण करना, ये प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है। जबकि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, इवैल्यूएशन, आपको पता है ये सब चरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मनुष्य क्या है? आंसर करिए। एकांत प्रिय प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, असामाजिक प्राणी है या बुद्धिहीन प्राणी है? आंसर करिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई, किस सन में हुई? ये सन भी पूछ सकते हैं, पूछा जाता भी है, बताइए। 1930 में, 1940 में, 1932 में या 1935 में? तो लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई? 10 नवंबर सन 1932 को। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। 1932, 10 नवंबर 1932 को आपके लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई, जहां पर गृह विज्ञान को आपके महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय के अंतर्गत, महाविद्यालय के अंतर्गत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया जाने लगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट। सिंपोजियम क्या है? सिंपोजियम क्या है नहीं, सिंपोजियम किसके लिए ये विधि है, किसके लिए मेथड यूज किया जाता है? सिंपोजियम को आपके परिसंवाद बोलते हैं हिंदी में, बताइए। ये जन संपर्क विधि है, मतलब मास में लोगों से संपर्क करने की विधि है, समूह संपर्क विधि के अंदर आता है, या व्यक्तिगत संपर्क विधि के अंदर आता है, या सभी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं सिंपोजियम को? आंसर करिए सब लोग। सिंपोजियम किससे कनेक्ट करने का मेथड है? सिंपोजियम, इसको परिसंवाद बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपके समूह संपर्क विधि है। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड डिस्कशन मेथड। व्याख्यान देना, प्रदर्शन करना, प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन की बात आ रही है यहाँ पर, प्रदर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेमो को हिंदी में क्या बोलेंगे? डेमो देना, डेमोन्स्ट्रेशन। एग्जीबिशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रदर्शनी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेक्चर देना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, इसके अलावा डिस्कशन करना। डिस्कशन मतलब बैठकें, वो किसी भी तरीके की बैठक हो सकती है, वो आपके सेमिनार हो सकता है, वो आपके कॉन्फ्रेंस हो सकता है, वो आपके सिंपोजियम हो सकता है, ये सब बैठकों के प्रकार हैं। इसके अलावा टूर पे ले जाना, ठीक है, आप 20-30 लोगों को तो टूर पे ले जा सकते हैं। फार्म विजिट करना, फार्म विजिट नहीं, सॉरी, फार्म विजिट तो उसमें आ जाता है, व्यक्तिगत में आ जाता है। फिलहाल टूर पर ले जाना, आपके ये सब जो मेथड्स हैं, ये सब आपके समूह संपर्क विधि में आते हैं और इनसे प्रश्न बनता है। एक ग्रुप में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में आप कैसे बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को कैसे आदान प्रदान कर सकते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपोजियम एक तरीके की बैठक है जहां पर एक विचार, एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है और लोग उस पर अपने अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं और उनसे बातचीत करी जाती है, डिस्कशन किया जाता है। तो ये समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जीबिशन किसके लिए लगाते हैं हम, तो एग्जीबिशन हम मास के लिए लगाते हैं। वहीं मैं आपसे पूछ लूं फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप आता है, फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप आपके समूह संपर्क विधि में आता है। वहीं मैं आपसे पूछ लूं कि ये अभियान, कैंपेन किसके लिए चलाया जाता है, तो कैंपेन आपके मास के लिए चलाया जाता है, ग्रुप के लिए नहीं। जैसे अभी हमारा कैंपेन है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, तो वो पूरे देश के लिए है, केवल ना तो एक व्यक्ति के लिए है, ना पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। चलिए, आप लोगों को यहाँ से प्रश्न ध्यान से करने होंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टर क्या है? पोस्टर एक विजुअल एड है, यहाँ वीडियो नहीं होगा स्टूडेंट, विजुअल कर लेंगे सब लोग। विजुअल मतलब दृश्य साधन है, ऑडियो विजुअल एड है, ऑडियो एड है, या सभी में इसको हम कनेक्ट करते हैं पोस्टर को। तो पोस्टर हम किसके लिए लगाते हैं? पोस्टर बोलता है, नहीं बोलता है? क्या पोस्टर से हमें को सुनाई देता है? नहीं। पोस्टर तो आपके विजुअल एड है, एक दृश्य साधन है जो कि आपके दृश्य सामग्री है जिसका यूज हम लोगों के कोई भी एक विचार को देने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
दो व्यक्तियों के मध्य संचार को कैसे जाना जाता है? दो व्यक्तियों के मध्य संचार हो रहा है, पारस्परिक संचार बोलेंगे इसे आप, आत्म संचार बोलेंगे, जनता संचार बोलेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में आप इसे इंट्रापर्सनल बोलेंगे, इंटरपर्सनल बोलेंगे, या ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। आंसर करिए स्टूडेंट। तो जब कभी भी दो व्यक्तियों के मध्य संचार की बात आती है तो यह आपके पारस्परिक संचार है, इंटरपर्सनल है, हमेशा याद रखेंगे इंटरपर्सनल, ठीक है। और जब कभी भी व्यक्ति स्वयं से बात कर रहा है, आत्म संचार कर रहा है, स्वयं से बातें कर रहा है, अपना जो है अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, या अपनी कुछ भी आप समझ लीजिए अपने लिए कुछ भी कमिटमेंट कर रहा है, तो वो आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंट्रा स्वयं से बात कर रहा है, आत्म संचार कर रहा है। क्लियर है? इंट्रा और इंटर में समझ में आ गया आपको। और जब आपस में बात कर रहे हैं तो पारस्परिक संचार है, हम और फ्रेंड्स हमारे बातें कर रहे हैं तो हम पारस्परिक संचार कर रहे हैं, फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में संचार कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है? यह प्रश्न भी मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा है, चलो मैं आज उसको यहाँ पर आंसर करती हूँ। मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है? कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में, कार्यक्रम के दौरान केवल एक बार, या कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में? आंसर करिए। देखिए सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, वो जो भी स्टूडेंट है वो भी सुनिए और बाकी सब भी समझिए। स्टेप इवेल्युएशन लास्ट होता है, बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो क्या आप पहले बताइए प्लानिंग करेंगे कि पहले इवेल्युएशन कर लेंगे? पहले प्लानिंग करेंगे ना, हम पहले हम सोचेंगे ना कि हमें कहाँ पे बर्थडे करना है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, कितने लोगों को बुलाना है, या पहले ही हम मूल्यांकन कर लेंगे? मूल्यांकन स्टेप अंतिम है, समझ में आ रहा है? स्टेप मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पहले बर्थडे को प्लान नहीं करा तुमने, पहले इवैल्यूएशन कर लिया, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना भाई। पहले हम घर बनाने की सोचते हैं, मूल्यांकन थोड़ी कर लेते हैं पहले की पहले पे हम घर बनाने की सोचते हैं, लेकिन मूल्यांकन होता प्रत्येक चरण में है। अब मैंने मान लीजिए बर्थडे का प्लानिंग कर ली, कितने लोगों को बुलाना है, सब कुछ हो गया, अब मैं इवैल्यूएशन कर सकती हूँ। अब मैं देख सकती हूँ कि भाई मैंने जो योजना बनाई है वो मेरी योजना सही बनी है या नहीं बनी है। तो मूल्यांकन होता प्रत्येक चरण में है, लेकिन अंतिम स्टेप है ये, आप इसको पहले नहीं कर सकते। कैसे हो सकता है? जब तक हमने बर्थडे के लिए सोचा नहीं, हम इवैल्यूएशन कैसे पहले कर सकते हैं, है ना? तो इवैल्यूएशन अब अपनी लाइफ में लो, अपनी ही लाइफ में लो। तुमने पढ़ना शुरू किया, तुमने पढ़ाई स्टार्ट की, तो तुमने पहले कुछ तो प्लान किया होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतने टाइमिंग में पढ़ने हैं, कोई टाइम टेबल मैनेज किया होगा, कुछ भी किया तो होगा ना। फिर तुमने हर एक बार इवैल्यूएशन करा होगा अपना कि मेरा होम मैनेजमेंट कितना हो गया, मेरा एक्सटेंशन कितना तैयार है, मेरा टेक्सटाइल कितना तैयार है। तो तुम डेली इवैल्यूएशन कर रहे हो, हर एक लेवल पे कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, लेकिन इवैल्यूएशन प्रोसेस लास्ट है, स्टेप में लास्ट आएगा। सबसे पहले प्लानिंग ही आता है स्टूडेंट, और फिर आपके कंट्रोलिंग है, फिर इवैल्यूएशन है। अगर हम ब्रॉड 3 की बात करते हैं, नहीं तो आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन है, आपको सबको पता है। लेकिन मूल्यांकन हम करते प्रत्येक चरण में है। हमने योजना बनाई, हमने अपनी योजना का मूल्यांकन किया, हमने किसी काम को कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, हमने मूल्यांकन किया। हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जांच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, और अंतिम में तो फिर हम मूल्यांकन करते ही करते हैं, उसका पूरा डेटा बनाते हैं, अपने पास लिखते हैं कि भाई हमने मूल्यांकन, हमारा काम सही से हुआ या नहीं हुआ। समझ में आया? तो मूल्यांकन स्टेप लास्ट है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप सबसे पहले मूल्यांकन कर लें, फिर आप आयोजन करें, फिर आप नियंत्रण करें, फिर आप संगठन करें, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आयोजन ही होता है, प्लानिंग ही करी जाती है, लेकिन हाँ इवैल्यूएशन हम हर स्टेप में कर सकते हैं। हर स्टेप में कैसे कर सकते हैं? हमने प्लानिंग करी, फिर हम इवैल्यूएट करके देख लें, है ना? क्लियर हो गया? तो प्रत्येक चरण में आप कार्यक्रम के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी आप अपने मूल्यांकन करते हो, लेकिन पहले कुछ काम करते हो, उसके बाद मूल्यांकन करते हो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टर का एबीसी क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, आपके यूजीसी नेट में। एक हो जाता है ना, एक क्वेश्चन पॉपुलर हो जाता है तो वो हर पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे टॉर्सल एफर्ट पूछ लिया गया, नेट में पूछ लिया गया, तो टीजीटी में भी पूछ लिया गया, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के फेवरेट्स हो जाते हैं। हाँ, तो अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर आपकी क्या है? पोस्टर का एबीसी है। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये प्रिंसिपल है,
किसका प्रिंसिपल है? ऑडियो विजुअल एड्स का प्रिंसिपल है कि जो भी ऑडियो विजुअल एड आप यूज कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव हो, वो ब्रीफ हो, वो क्लियर हो। ठीक है, तो उसको हम पोस्टर में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 37, एपिडायस्कोप क्या होता है या एपिडायस्कोप का दूसरा नाम क्या है? कैसे भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बताइए। एपिडायस्कोप का दूसरा नाम या एपिडायस्कोप क्या होता है? तो ओपेक प्रोजेक्टर होता है। ओपेक होता है ना? देखिए फटाफट से सब लोग आंसर करिए। एपिडायस्कोप का दूसरा नाम क्या है या एपिडायस्कोप क्या है? आपके ओपेक प्रोजेक्टर है। क्लियर है? और ये आपकी एक प्रोजेक्शन मेथड है एपिडायस्कोप। जैसे आप पढ़ते हैं प्रोजेक्टेड मेथड एंड नॉन प्रोजेक्टेड मेथड, तो एपिडायस्कोप आपके प्रोजेक्शन मेथड में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है? आंसर करिए सब लोग। ऑप्शंस है औपचारिक शिक्षा की शेष पूर्ति करना, या जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का बजट कम करना, इसके अलावा विद्यार्थियों का एकाधिकार समाप्त कर देना। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है इनफॉर्मल एजुकेशन का? तो आंसर हो जाएगा आपके जनता में शिक्षा का प्रसार करना। वेरी गुड। क्या आंसर हो जाएगा? जनता में शिक्षा का प्रसार करना ही अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बताइए कब शुरू हुई? ICDS आपका फेवरेट कब शुरू हुआ? और ये एग्जामिनर्स का भी फेवरेट है, TGT PGT में पूछा ही जाता है। कब हुआ? 1975। वेरी गुड। सबका आंसर एकदम तेजी से आना चाहिए, बहुत धीमे नहीं, एकदम बहुत तेजी से आना चाहिए। सब आंसर करेंगे क्योंकि सबको अपना मूल्यांकन करना है ना, SWOT एनालिसिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 40, कठपुतली कितने प्रकार की होती है? इतना समझाने के बाद भी कुछ बच्चे तो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि वो ऑडियो विजुअल में ही अटके हैं। कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आता है आप वो आंसर कर लेना बच्चे, फिर एग्जामिनर तो आपको करेक्ट आंसर देगा ही देगा, वो तो देगा ही देगा, है ना। उसके हिसाब से जो आंसर होगा वो तो वो देगा ही देगा। हालांकि जो मुझे समझ में आया है तो कठपुतली आपके जो है वो ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल है। जहां तक मैंने पढ़ लिया है प्रसार शिक्षण की विधियों को, वो मुझे ऑडियो विजुअल में ही समझ में आई है। ठीक है, चलिए अब और कितना समझा सकते हैं, कहाँ तक बता सकती हूँ मैं भी एक इंसान हूँ, एक लिमिट है मेरी भी। मैं आपको हर तरीके से समझा चुकी हूँ और मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना लूंगी टाइप्स ऑफ पपेट्स के ऊपर, कितने प्रकार की होती हैं। तो जब हम प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो बेसिकली हमने जो पढ़ी है वो 4 प्रकार की पढ़ी है। कितने प्रकार की पढ़ी है? 4 प्रकार की। एक आपके धागे वाली कठपुतली होती है, एक आपके दस्ताने वाली होती है। अब दस्ताना कुछ पूरे हाथ में भी पहन लेते हैं, कुछ लोग फिंगर्स में भी पहन लेते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी कठपुतली आती हैं या ऐसे पपेट्स आते हैं जो फिंगर में पहन के उसको बता सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपकी जो होती है ये कौन सी हो सकती हैं? छाया वाली हो गई, धागे वाली हो गई। हाँ, छाया कठपुतली जो कि मैंने आपको बताया था कि हाथ से कुछ भी डिजाइन बनाते हैं और पीछे स्क्रीन पे आपके दिखता है। और आपके छड़ वाली, छड़ मतलब स्टिक में लगी होती है। तो जब हम कठपुतली पढ़ेंगे तो हम इसकी बात कर लेंगे। 4 प्रकार की होती हैं विशेषकर। चलिए आगे देखते हैं। कठपुतली किस तरह का साधन है? इस क्वेश्चन का आंसर करिए सब लोग। कठपुतली किस तरह का साधन है? कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है केवल विजुअल एड है तो आप विजुअल एड मानो बच्चों, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से ये श्रव्य दृश्य साधन है, ऑडियो विजुअल एड है। कुछ बच्चे बहस करते हैं कि मैम कठपुतली तो दृश्य है या ऐसा है, हमने दृश्य पढ़ा है। तो जैसा आपने पढ़ा है आप समझो बेटा, मैंने तो जो पढ़ा है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से कठपुतली दृश्य श्रव्य साधन है, ऑडियो विजुअल एड्स है, और ऑडियो विजुअल एड है। कठपुतली पपेट क्या है आपके? आप कभी भी पपेट का यूज करते हो तो एक आपने देखा होगा, मैं कैसी कौन सी मूवी का एग्जांपल दूं, अरे वो कौन सी मूवी थी जिसमें प्रीति जिंटा थी, उसमें वो जो जिमी शेरगिल था वो हाथ में पपेट लेके घूमता था, उसका फ्रेंड बना था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो वो उसको हाथ में पहनता था, उसका पपेट जो था, और वो जो पपेट था वो अपना हाथ चलाता था और वो मुंह चलाता था। जिमी शेरगिल या कोई भी जो ये पपेट शो करता है या पपेट दिखाता है
तो वो लोग एकदम ऐसे मुंह चलाते हैं कि हमको लगेगा कि अरे ये जो हाथ में पपेट पहने हैं ये बोल रहा है, अलग से आवाज निकाल रहे हैं, और हाथ से वो उसको क्या करता था, मैनेज करता था, उसको चला कंट्रोल करता था। तो वैसे आपने देखा होगा पपेट कभी भी यूज होते हुए, ठीक है। राजस्थान तो छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ी चीज है कि राजस्थान में जाके आपने कठपुतली वाला शो देखा, स्ट्रिंग वाला शो देखा, जिसमें वो कठपुतली जो होती है धागे से चलाते हैं वो लोग, वो तो उनका एक ट्रेडिशन है, वो उनका वहाँ का एक परंपरागत शो है कठपुतली, ठीक है। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो ये ऑडियो विजुअल एड ही है। क्लियर है स्टूडेंट? और मैंने देखा भी है प्रीवियस ईयर्स में इसको ऑडियो विजुअल एड ही आंसर दिया भी है, जो अगर आप यूथ में भी देखते हैं तो ऑडियो विजुअल एड आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, धागा कठपुतली का दूसरा नाम क्या है? धागे वाली कठपुतली, ऐसे धागे होते हैं और ये गुड्डा यहाँ पे बना होता है, तो ये धागे वाली कठपुतली का दूसरा नाम क्या है बताइए? इसको स्ट्रिंग कठपुतली बोलते हैं, इसको रॉड छड़ कठपुतली बोलते हैं, छाया कठपुतली बोलते हैं, अंगुली कठपुतली बोलते हैं। आपके सामने चारों कठपुतली के जो है नाम भी आ गए हैं, 4 प्रकार की जो पपेट्स होती हैं चारों के नाम लिखे हैं। धागा कठपुतली को स्ट्रिंग पपेट या मैरियोनेट्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है। मैरियोनेट्स किसका नाम है? स्ट्रिंग कठपुतली, धागा कठपुतली को इंग्लिश में स्ट्रिंग पपेट या मैरियोनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैरियोनेट्स, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी जब आपको कठपुतली तब दिखाऊंगी कि मैरियोनेट्स किसे बोलते हैं। नॉर्मली जो धागे में ऐसे बंधी होती हैं कठपुतली और उसका शो होता है, उसको स्ट्रिंग कठपुतली, स्ट्रिंग पपेट और मैरियोनेट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, यस। और वही अंगुली कठपुतली बोल दो या पूरा हाथ का दस्ताना बोल दो, तो मैंने बताया केवल एक फिंगर में पहन लेते हैं कुछ लोग। जैसे बच्चों की पोएम आती है, डैडी फिंगर मॉमी फिंगर वेयर आर यू, ऐसे करके, तो वो उसमें फिंगर में पहने होते हैं, ठीक है। बच्चों को जब सिखाते हैं छोटे बच्चों को, और या फिर पूरे हाथ में पहन लो पपेट, तो आप समझ सकते हैं कि पपेट पहन के शो कर सकते हैं, पपेट दिखाया जाता है बच्चों को, ऑडियो विजुअल उसमें बोलते भी हैं, वो बच्चों को दिखता भी है, बड़ों को भी दिखता है। तो यही 4 प्रकार की आपकी कठपुतली होती हैं। और धागा कठपुतली को जो है आपके स्ट्रिंग कठपुतली, स्ट्रिंग पपेट और मैरियोनेट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैरियोनेट्स ऐसे मिलेगा आपको लिखा हुआ, जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने सिखाने की कौन सी विधि सशक्त होती है, सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है? कौन सा मेथड? दृश्य श्रव्य साधन, प्रशासन, अच्छा स्वास्थ्य या नेतृत्व? 43 का आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। लर्निंग का कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है? कौन सा मेथड? ऑडियो विजुअल एड्स। कौन से? ऑडियो विजुअल एड। हम किसी भी चीज को देख करके और सुन करके बहुत तेजी से सीखते हैं, जो हमने लर्निंग पिरामिड पढ़ा था कि पढ़ करके कोई 10% सीख सकता है, सुन करके केवल 20, लिख करके 30, लेकिन ऑडियो विजुअल से आदमी 50% तक सीख सकता है। देख करके सुन करके 50% तक सीखता है। आगे बढ़ते हैं। 44, कौशल प्रदान करने के लिए किसी की स्किल्स को आपको बढ़ाना है तो कौन सी विधि बहुत ज्यादा उपयुक्त होगी बताइए? क्षेत्र गमन, आप उन्हें फील्ड ट्रिप पे ले जाइए, समूह में चर्चा कीजिए, या प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। यहाँ पर प्रदर्शन का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन से है, ठीक है। या परियोजना बनाइए। किसी की स्किल्स को आपको डेवलप करना है कि ये आदमी, मान लीजिए मुझे किसी को पापड़ बनाना सिखाना है, तो मैं उसकी स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। किसी को भी हम डेमो दे करके, चाहे वो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, अब मुझे किसी को अचार सिखाना है बनाना, तो मैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का यूज करूंगी, एक एक स्टेप उसको समझाऊंगी, पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस उसको बताऊंगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन। ये एग्जीबिशन नहीं, एग्जीबिशन को प्रदर्शनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदर्शनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैश कार्ड आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था, जब प्रत्यक्ष रूप से चित्रों को सामने दिखाया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, तो वो क्या होते हैं? फ्लैश कार्ड्स होते हैं। फ्लैश कार्ड्स आपके प्रक्रिया या चरण को समझाने के लिए होते हैं, एक एक स्टेप को आप समझा सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। कितनी संख्या होती है फ्लैश कार्ड्स की? कितनी संख्या हो सकती है आपके फ्लैश कार्ड्स की? आंसर करिए सब लोग फटाफट। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर आप आंसर करिए। देखिए, ज्यादा से ज्यादा फ्लैश कार्ड की संख्या आपके 10 से 12 होती है, आपको मिलता भी है लिखा हुआ। इसमें आप 15 से 20 पढ़ जाएंगे, बस 15 से 20।
मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20, वरना आदमी थक जाएगा, तुम्हारी पिक्चर ही देखते देखते थक जाएगा कि कितने स्टेप दिखा रहे हैं भैया, हम पक गए, और तुम भी थक जाओगे फ्लैश कार्ड दिखाते दिखाते। तो किसी भी प्रक्रिया या चरण को समझाने के लिए आप उसके डायग्राम्स को या उसके मेथड को चार्ट्स, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं फ्लैश कार्ड जैसे, उस पर बना सकते हैं। ठीक है, इनका साइज वेरी करता है, साइज अलग अलग होता है, 22 से 25 इंच भी होता है कहीं पर, या 22 से 28 इंच मिल जाता है तुम्हें, इतना बड़ा फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं। 20 से 25 इंच, 22 से 28 इंच, कुछ भी, ठीक है, इसी के रेंज में रहता है, और आप फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप किसी भी स्टेप को, किसी भी प्रोसेस को विद डायग्राम कुछ भी आप बना सकते हैं, और लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चित्रों को सामने दिखाया जाता है। तो इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा वैसे तो 10 से 12 होती है, मैक्सिमम भी अगर आप जाओगे तो 20, इसके ऊपर नहीं जा सकते। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे 15 से 20 बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। अधिकतम संख्या पूछी है, क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है, तो 10 से, वैसे तो 10 से 12 होती है, ज्यादातर ज्यादा आप 20 तक ले आ सकते हो बस। आगे चलो, संचार किस लैटिन शब्द से आया है? संचार शब्द किस लैटिन भाषा, मतलब किस लैटिन शब्द से आया है, बताइए। कम्युनिटी, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, कम्युनिकेट। ऑप्शन का आंसर करिए फटाफट सब लोग। कम्युनिस्ट, संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो कम्युनिस्ट से हुई है। यहां से भी प्रश्न आपके आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे। दो मित्रों के बीच संवाद में, दो मित्रों के बीच संवाद हो रहा है, क्या कहलाता है? समूह संचार, व्यक्तिगत संचार, पारस्परिक संचार, या समूह के बाहर संचार? दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, ये कैसा संचार है बताइए। इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, ग्रुप कम्युनिकेशन है? कौन सा कम्युनिकेशन है? इंटरपर्सनल, पारस्परिक संचार। कैसा संचार है ये? पारस्परिक संचार, आपस में बात कर रहे हैं, पारस्परिक संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को कैसे जाना जाता है? ये प्रश्न कई बार कई तरीकों से आपसे पूछा गया है, दैट्स वाई मैंने भी इसको ऐड किया है। बताइए, पारस्परिक संचार, आत्म संचार, जनता संचार, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, किसके नाम से जाना जाता है? आपके पारस्परिक संचार के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। दो व्यक्ति हो, दो मित्र हो, आप उसको पारस्परिक संचार ही बोलेंगे। प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? अब आप एनालाइज करते हो अपनी एजुकेशन को, एक्सटेंशन एजुकेशन को भी, किसी भी प्रोग्राम को भी एनालाइज करते हो, तो ये आपको क्या देते हैं? ये आपको गुणात्मक वृद्धि देते हैं, मतलब आपको क्वालिटी बताते हैं आपके प्रोग्राम की, या सिर्फ आपको रिजल्ट देते हैं? रिजल्ट मतलब परिणाम देते हैं, या दोनों देते हैं? बताइए, आंसर करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 49 का। ये दोनों, उपरोक्त दोनों, ए बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। गुणात्मक वृद्धि भी बताते हैं, साथ साथ परिमाणात्मक वृद्धि भी बताते हैं ना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बताइए, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? उसके जीवन के प्रति रवैये पे, दृष्टिकोण पे, उसकी वाचनिक और संगठनात्मक क्षमता के ऊपर, उसके व्यक्तित्व या जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता के ऊपर, या उसकी विद्वता और बौद्धिक क्षमता? प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस बात पर डिपेंड करती है? इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? उसका व्यक्तित्व और जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। वेरी गुड। उसका कैसा व्यक्तित्व है? पहली बात तो वो दूरदर्शी है या नहीं है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है या नहीं है, वो लोगों की बात को कितना समझ पा रहा है, कितना जन समुदाय तक जुड़ पा रहा है, कितना वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसके सारे गुण उसका व्यक्तित्व दिखाते हैं, और वो जन समुदाय से किस तरह से जुड़ पा रहा है, उसकी बातों को लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, यही एक प्रसार कार्यकर्ता की सफलता पर निर्भर करता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को क्या कहते हैं? जो आपने मैसेज दिया उसे जो रिसीव कर रहा है वो क्या कहलाएगा? अगर उसे हम एक नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? संचारक, डिकोडर, एनकोडर, या अनुवादकर्ता? क्या बोलेंगे आप उसे?
कम्युनिकेशन की प्रोसेस में जो व्यक्ति हमारे मैसेज को रिसीव कर रहा है, मैं जो हूँ सेंडर हूँ, मैं मैसेज दे रही हूँ आपको, आप रिसीवर हैं, तो आपका एक और नाम क्या दे सकती हूँ मैं आपको, क्या बोल सकती हूँ? डिकोडर। क्या बोल सकती हूँ? डिकोडर, क्योंकि आप मेरी मैसेज को डिकोड कर रहे हो, आप मेरे मैसेज को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर डिकोडर। ठीक है, डिकोडर भी हो आप रिसीवर के साथ साथ। क्लियर है? चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 52। प्रसार शिक्षा का प्रतिपादन क्यों हुआ है? जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए प्रसार शिक्षा क्यों बनाई गई? जागरूकता के लिए बनाई गई, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई गई, नैतिकता की रक्षा के लिए बनाई गई, या उपरोक्त सभी? देखिए यहाँ पर ये ए और बी तो बिल्कुल करेक्ट है, सी भी ठीक ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। भाई प्रसार शिक्षा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, इसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट करना है हमें, रूरल लोगों का, जो ग्रामीण जनता है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, और नैतिकता मतलब उन्हें मूल्य सिखाने हैं जीवन में कि किस तरह से वो अपने जीवन यापन उच्च स्तर को बढ़ाते हुए कर सकते हैं, अपने जीवन स्तर को बढ़ाते हुए कर सकते हैं। वेरी गुड, सब आंसर सबका ठीक है। नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट होता रहता है स्टूडेंट, पूछा जाता है, तो बताइए। हाँ, फ्लैश कार्ड के साइज की बात हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया 20 to 25 या 22 to 28 सेंटीमीटर आपको मिले, इसके बीच में अगर रहता है, कैसे भी पूछ ले 21 से 27, 22 से 25, तो आप ध्यान रखना, इससे ऊपर मत जाना, 25-28 तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जाएगा फ्लैश कार्ड, इससे बड़ा थोड़ी हो सकता है। चलिए बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई? तो 1953 में आपके राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना हुई। सभी का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का महत्व बताइए स्टूडेंट, क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 है आप सभी के सामने। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों को विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, या उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा आंसर? ऑल अबव, उपयुक्त सभी। महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होम साइंस का ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल हम सब आत्मनिर्भर बनना है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देंगे तो आत्मनिर्भर तो बनेंगे ना। परिवार का दृष्टिकोण भी बदलेगा, महिलाओं के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 55, बहुत बचकाना क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं। गृह विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? हाउस साइंस, ज़ोडाइक साइंस, बायोमेडिकल साइंस, या होम साइंस? क्या कहते हैं गृह विज्ञान को इंग्लिश में? हंसी आ रही होगी ना, मैम ने कैसा क्वेश्चन डाल दिया, बट कोई बात नहीं, होता है। बताइए। वेरी गुड, होम साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, वन वर्ड आ गया है, आपको आंसर करना है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। बताइए, SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का SMCR मॉडल किसने दिया? आंसर करिए सब लोग, मेरे को आंसर आना चाहिए मेरे पास कमेंट में। SMCR मॉडल संचार का किसने दिया? ये वन वर्ड है, मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन हर तरीके से मिलेगा आपको देखने के लिए। चलिए चलिए आंसर करिए आप लोग। वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया है, बर्लो का है आपके SMCR मॉडल। ठीक है, SMCR मॉडल आपके बर्लो का है। किसकी बात करते हैं बर्लो? इसमें सोर्स की बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं, चैनल की बात करते हैं, रिसीवर की बात करते हैं। सोर्स और मैसेज के बीच में एनकोडिंग आ जाता है और चैनल और रिसीविंग के बीच में डिकोडिंग आ जाता है। तो SMCR मॉडल आपके बर्लो का है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। क्लियर है? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, SSA मॉडल किसका है? SSA मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसका है? जल्दी से आंसर करिए सब लोग। SSA मॉडल किसका है? सबसे पहला, सबसे पुराना मॉडल है ये कम्युनिकेशन का SSA मॉडल, और किसके द्वारा दिया गया है? वेरी गुड, अरस्तु के द्वारा जो है आपके SSA मॉडल को प्रतिपादित किया गया।
ठीक है, इसमें वो एथोस, पैथोस और लोगोस की बात भी करते हैं। हाँ जी, ऐसे ऐसे को आप लोग डिफाइन कीजिए। ऐसे ऐसे क्या है सब बच्चे? ऐसे ऐसे है क्या? इसका फुल फॉर्म अगर आप ऐसे ऐसे का देंगे तो क्या देंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपके? स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 58, 5W मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या 5 का मॉडल जो जिसे आप बोलते हैं, ये किसका है कम्युनिकेशन में? बताइए। 5W मॉडल ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और एलटी ग्रेड में पूछा गया था अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में कितने तत्व हैं? 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व, 6 तत्व। तो आप हमेशा बताएंगे कि अरस्तु के मॉडल की संचार प्रणाली में 3 तत्वों की बात होती है ना? हाँ, किसकी बात होती है? 3 तत्वों की। चलिए बताइए 5 का मॉडल किसका है? वेरी गुड, लॉसवेल का है। किसका है? लॉसवेल का है। ठीक है, लॉसवेल का है 5 का मॉडल, जिसमें वो क्या कहते हैं? कौन, सबसे पहला है कौन, फिर क्या कह रहा है, फिर वो किस माध्यम से कह रहा है, किसको कह रहा है, और कितने प्रभावशाली ढंग से कह रहा है। वेरी गुड। ये मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, आपको कराया भी है। चलिए आईसीटी की फुल फॉर्म दीजिए। फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी बताइए क्या होगी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैंने देखा है। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की फुल फॉर्म होती है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। बताइए प्रसार शिक्षा के चरण किसने दिए? ये चरण है प्रसार शिक्षा के, जो आप एड कास्ट पढ़ते हैं, ये चरण किसने दिए? जब हमने बात करी थी चरणों की, तब मैंने आपको बताया था कि ये चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। एड कास्ट, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, इवैल्यूएशन, ये चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? आंसर करिए फटाफट। 1 वर्ड क्वेश्चन है ये, नो विदाउट ऑप्शंस। विल्सन एंड गैलप, विल्सन एंड गैलप, विल्सन एंड गैलप ने आपके प्रसार शिक्षा के चरणों को दिया है। विल्सन एंड गैलप, ठीक है, आपको मिलता है देखने के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। प्रसार शिक्षा एक 2 तरफा मार्ग है, सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, या इनमें से कुछ भी नहीं है? बताइए, आंसर करिए। प्रसार शिक्षा एक 2 तरफा मार्ग है, क्वेश्चन मार्क लगाए। ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से, ये नन ऑफ देम। सत्य बात है ये, असत्य बात है ये, हम बता नहीं सकते ये बात सत्य है, असत्य है, या नन ऑफ देम, इनमें से कुछ भी नहीं है। बता, आंसर करिए फटाफट। प्रसार शिक्षा, क्या प्रसार शिक्षा 2 तरफा मार्ग है? 2019 में आपसे सत्य और असत्य करके बहुत प्रश्न पूछे गए थे टीजीटी में। वेरी गुड, सत्य बात है ये, प्रसार शिक्षा 2 तरफा मार्ग है, ये बात बिल्कुल सत्य है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 62 और 63 दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से मैं पूछूंगी, 2 क्वेश्चन एक ही साथ हैं। जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है, पहले अडॉप्ट कर लेता है, उन्हें आप क्या बोलेंगे? उन्हें आप इनोवेटर्स बोलेंगे, उन्हें आप अर्ली अडॉप्टर्स बोलेंगे, उन्हें आप लेट अडॉप्टर्स बोलेंगे, या उन्हें आप लेगार्ड्स बोलेंगे? क्या बोलेंगे स्टूडेंट आप उन्हें? बताइए। जो व्यक्ति, हमने नवाचार की पूरी बात करी है, नवाचार मैंने आपको पढ़ाया है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जो कि आपके एडवर्ड रॉजर्स ने दिया, ठीक है। ये 5 तरीके के लोगों की बात करते हैं एडवर्ड रॉजर्स। पहली बात होती है अग्रगाही की, फिर बात होती है शीघ्र अग्रगाही, शीघ्रगाही की, फिर आपके होती है शीघ्र बहुमत, फिर विलंब बहुमत, और फिर होते हैं अंतिम ग्राही, या आप उसे अतिकालिक ग्रहणकर्ता बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके अर्ली अडॉप्टर्स। मैंने आपको बताया था अर्ली अडॉप्टर्स 13.5% होते हैं। ये वह लोग होते हैं जो किसी नवीन विचार को बहुत तेजी से अपना लेते हैं। मुख्यतः ये लोग आपके लीडर्स होते हैं, ठीक है, लीडर्स जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो किसी बात को लीड कर सकते हैं, मुख्यतः ये वह लोग होते हैं जो किसी भी विचार को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए आप इनको शीघ्रगाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीघ्रगाही।
ठीक है, अर्ली अडॉप्टर्स। क्लियर हो गया। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन भी इसी में है। मैं जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दूंगी। जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों में सबसे बाद में, बस यहाँ पे आ जाएगा सबसे बाद में, सबसे लास्ट में अंगीकार करता है, किसी भी विचार को सबसे बाद में अपनाता है, बहुत पारंपरिक, बहुत रूढ़िवादी होता है वह व्यक्ति, जल्दी विचार को बदलना नहीं चाहता, सबसे अंतिम में अंगीकार करता है, अडॉप्ट करता है, वो कौन होता है? वो इनोवेटर होता है, अर्ली अडॉप्टर होता है, या लेट अडॉप्टर होता है, विलंब करता होता है, या बिल्कुल अतिकालिक ग्रहण करता, लेगार्ड्स होते हैं? बताइए वो कौन होते हैं? वो आपके लेगार्ड्स होते हैं। कौन होते हैं? लेगार्ड्स। हमने पढ़ा है लेगार्ड्स कौन होते हैं। लेगार्ड्स वह व्यक्ति होते हैं जो किसी भी विचार को सबसे अंतिम रूप से अपनाते हैं, या हम कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं, पारंपरिक होते हैं, ये जल्दी किसी चीज को, विचार को अपनाना नहीं चाहते हैं, सबसे अंतिम में ये किसी भी विचार को अपनाते हैं। और सबसे पहले जो किसी भी विचार को अपना लेता है वो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। और इनोवेटर तो वो होते हैं जो किसी विचार को, किसी भी आपके समझ लीजिए अपनाते हैं, ये कह सकते हैं किसी विचार को आपके सामने लाते हैं, नए विचारों को उत्पन्न करते हैं, पैदा करने में हेल्प करते हैं, वो इनोवेटर्स होते हैं। क्लियर है? तो 62-63 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड बताइए क्या है? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टेड एड है, नॉन प्रोजेक्टेड एड है, या ये वीडियो है, या ये ओपेक प्रोजेक्शन है? ये वीडियो लिखा है, विजुअल नहीं लिखा है। वीडियो, जो वीडियो चलती है, क्या ये वीडियो है या फिर ओपेक प्रोजेक्शन है? ये ब्लैक बोर्ड किसका उदाहरण है? बताइए, आंसर करिए। ब्लैक बोर्ड आपके किसका उदाहरण है? ब्लैक बोर्ड आपके नॉन प्रोजेक्टेड एड का उदाहरण है, गैर प्रक्षेपित सामग्री है। नॉन प्रोजेक्टेड एड जो किसी भी तरीके के प्रोजेक्शन से नहीं चलती, ठीक है, और दृश्य साधन है, ये दृश्य साधन है, ये विजुअल एड का साधन है ये, लेकिन ये आपके किस में आ जाएगा? नॉन प्रोजेक्टेड में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। चार्ट्स एंड पोस्टर्स बताइए। जो चार्ट्स और पोस्टर का हम प्रयोग करते हैं, ये प्रोजेक्टेड एड है, नॉन प्रोजेक्टेड एड है, वीडियो है, या ओपेक प्रोजेक्शन है? बताइए किसका उदाहरण है? चार्ट एंड पोस्टर्स आपसे पूछे जाते हैं। प्रक्षेपित साधनों के एग्जाम्पल बताइए। नॉन प्रोजेक्टेड जो है, गैर प्रक्षेपित साधनों के एग्जाम्पल बताइए। तो चौक, बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ये सब आपके नॉन प्रोजेक्टेड एड हैं, या बोल सकते हैं गैर प्रक्षेपित साधन या गैर प्रक्षेपित सामग्री हैं, जो आपके ना तो बिजली से चलती हैं, दूसरी चीज ना ही इनमें किसी तरीके के प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है। बाकी जो प्रोजेक्टेड एड होती हैं, पहली बात तो इसको बिजली से चलाना पड़ता है, दूसरी चीज इसमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन हम यूज करते हैं। जैसे ओपेक प्रोजेक्टर होता है, OHP जिसे बोलते हैं आप, नहीं वो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, ओपेक प्रोजेक्टर। इसमें क्या करते हैं, ऐसी एक ट्रांसपेरेंसी होती है, मैं इसको डिस्कस करूंगी जब हम इसकी बात करेंगे। तो पिक्चर्स को उस पर रखा जाता है। पहले क्या होता था, पहले भाई डिजिटल बोर्ड नहीं थे, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं थी, बहुत शुरू में इनका यूज किया जाता था। तो पिक्चर्स को जो है उसके ऊपर रखते थे, और फिर वो पिक्चर बड़ा होके उसमें कैमरा ऐसा लगा होता था कि वो सामने स्क्रीन पे दिखाता था। स्क्रीन कह दो या कोई पर्दा लगा होता था, उस पर दिखाता था, तो उस पर ये वर्क करते थे। प्रोजेक्शन का यूज करना पड़ता था, ठीक है, किसी भी पिक्चर को लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, ये प्रोजेक्टेड एड बेचारी बहुत पीछे रह गई। क्यों? क्योंकि जनता में ज्यादा लोग हैं तो इसका यूज नहीं कर सकते। एक कमरे में बस जितने लोग बैठ सकते हैं वही उसका यूज कर सकते थे, वही उसका लाभ ले सकते थे। मास मीडिया में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते थे। आजकल तो इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। तो ये प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड एड में हम पढ़ते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D एड के एग्जाम्पल बताइए। विजुअल एड्स को आपके 2D और 3D में जो है आपके डिवाइड किया जाता है। दोनों के एग्जाम्पल दीजिए आप यहाँ पर। 2D एड मतलब जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, और 3D एड मतलब जिसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। तो 2D एड में क्या आएगा, 3D एड में क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा ऑडियो विजुअल एड में। हाँ, तो चार्ट, पोस्टर्स, वेरी गुड, फ्लैश कार्ड्स, बुलेटिन बोर्ड्स,
इसके अलावा बुलेटिन बोर्ड मैंने आपको बताया था ना, दिखाया भी था, जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम के रूम के बाहर बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा रहता है जिसको हम डिस्प्ले बोर्ड भी कह देते हैं। उस पर हम कम से कम 20-30 पिक्चर्स को एक साथ लगा सकते हैं, है ना, तो वो बुलेटिन बोर्ड्स हो गया। या फ्लैनल ग्राफ है, अगर फ्लैनल का कपड़ा यूज कर रहे हैं हम किसी दफ्ती के ऊपर, तख्ते के ऊपर, तो वो फ्लैनल बोर्ड हो गया। फेल्ट का कपड़ा यूज कर रहे हैं तो वो फेल्ट बोर्ड हो गया। खद्दर का कपड़ा यूज कर रहे हैं तो वो खादी बोर्ड हो गया। और कोई भी पिक्चर ऐसी लगा करके उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, छोटे छोटे बोर्ड जैसे होते हैं ये फ्लैनल ग्राफ, फ्लैनल बोर्ड जिसे बोलते हैं। ये सब आपके 2D एड्स के एग्जाम्पल है। भाई 3D एड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मॉडल। कोई भी मॉडल आपने रखा, जैसे आप लोगों ने सबने बीएड में, बीटीसी में एक ना एक मॉडल रखा होगा, जब लास्ट में अपना दिया होगा आपने प्रैक्टिकल, तो जो भी आपने पढ़ाया होगा उससे संबंधित एक मॉडल बना के रखा होगा। बिल्कुल, मॉडल है, कोई नमूना है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सब आपके 3D एड्स में आ जाते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बारी आपसे पूछा जाता है, टीजीटी पीटीटी में हर बारी पूछा जाता है। बताइए। अधिकतर तो मैंने देखा ही है, क्योंकि भाई सामुदायिक विकास हम पढ़ते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके कब शुरू हुआ? गांधी जी के जन्मदिन पे शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1952। बिल्कुल सही, कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न। तो 2 अक्टूबर 1952 में जो है आपके सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 68, आंसर करिए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? अब जब हम प्रसार शिक्षा पढ़ते हैं तो हमें पता है, हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ते हैं, कुछ राष्ट्रीय संस्थान पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे कभी एक दिन, और उनको रिवीजन भी करते चलेंगे। रिवीजन तो देखिए होता ही रहेगा एग्जाम तक, अब हमें रिवाइज ही करना है। पढ़ चुके जितना हमें पढ़ना था, अब बस रिवीजन ही रिवीजन चलेगा मेरे चैनल पर। क्लियर है? कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ, तो कब हुई, किस वर्ष हुई यूनिसेफ की स्थापना? 1946 में। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जितने अभी तक हमने करे हैं, सभी PYQs ही हैं आपके। चलिए, गिव मी अ मिनट, मैं पानी पी लूं, जब तक आप लोग भी बातें कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 68 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 69 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये भी 68 लिखा है। लैगार्ड्स का परसेंटेज बताइए कितना है? लैगार्ड्स, या जिन्हें आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? अतिकालिक ग्रहणकर्ता, जो बहुत अंतिम में, सबसे लास्ट में किसी भी विचार को अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उन्हें हम लैगार्ड्स बोलते हैं। तो जब डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दिया था एडवर्ड रॉजर्स ने, तो उन्होंने सबका परसेंटेज भी बताया है, ठीक है, कि किसका कितना परसेंटेज होता है। तो इनका कितना परसेंटेज है हमने भी बात करी थी, मैंने आपको पढ़ाया था। 12% होते हैं ये लोग, 20% होते हैं, 16% होते हैं, 34% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं ये लोग? ये लोग 16% होते हैं। 16% जो है आपके लोग, वो लैगार्ड्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ, अब अगर आपको ऑप्शन में 15 मिल जाए तो 15 भी ठीक है, 16, हालांकि 16 साफ दिया है। एडवर्ड रॉजर्स का जो आपके डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, उसमें इनका परसेंटेज 16 दिया है। 2% इनोवेटर होते हैं, ठीक है, इनोवेटर केवल 2% होते हैं। मतलब वो कहते हैं, उनका विचार है, वो उन्होंने दिया है, जो इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, आपके नवाचार का विसरण जो उन्होंने प्रक्रिया दी है एडवर्ड रॉजर्स ने, उसके अनुसार वो कहते हैं कि केवल 2% लोग होते हैं जो इनोवेटर होते हैं, अग्रगाही होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत तेजी से किसी विचार को सबसे पहले समझते हैं, अंगीकार करते हैं, वो 13.5% होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? अर्ली अडॉप्टर्स। समझ में आ रहा है? एक मेजॉरिटी की बात करते हैं वो, कि 34% ऐसी मेजॉरिटी होती है जो उनके बाद किसी विचार को अंगीकार कर लेती है, और एक लेट मेजॉरिटी है, वो भी 34% है, जो मतलब लास्ट में किसी विचार को अडॉप्ट करती है। और लास्ट में सबसे अंतिम रूप से जो किसी विचार को सोच ग्रहण करते हैं, वो 16% लोग होते हैं, लैगार्ड्स। इसकी बात हम पूरी एक्सटेंशन में कर चुके हैं। चलिए, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा 16%। चलिए, इनोवेटर्स का परसेंटेज बताइए कितना होता है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड रॉजर्स। उनके जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, या जब बोल सकते हैं आप नवाचार का जो विसरण है,
जो उन्होंने बताया है बेल शेप में, इस तरीके से उन्होंने समझाया है, एक ग्राफ के थ्रू समझाया है, तो उसमें बताइए, उसमें वो इनोवेटर की बात करते हैं, नव प्रवर्तक होते हैं कुछ व्यक्ति जो किसी भी नए विचार को लोगों के सामने लाके रखते हैं। जैसे मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया था आपको रतन टाटा जी का, है ना। तो वो कितने परसेंट हो सकते हैं? अब मैंने आपको बताया था कि ये लोग समृद्ध होते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, ये किसी भी विचार को लाने में समृद्ध होते हैं, क्योंकि ये विचार जो लाते हैं उसमें अगर इनको नुकसान होता है तो जोखिम भी ये उठा सकते हैं। तो क्या कितना परसेंट बताया एडवर्ड रॉजर्स ने? 2%। कितने बताए हैं? ओनली 2%। यहीं पर होते हैं ये 2% जो है आपके कितने होते हैं? इनोवेटर होते हैं। ये हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? ये हम एडवर्ड रॉजर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, नवाचार की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए। यूनिसेफ में सी का अर्थ क्या है स्टूडेंट? जो हम यूनिसेफ लिखते हैं, आज भी यूनिसेफ आपके ऐसे ही लिखा जाता है, हालांकि इसमें से आपके इमरजेंसी और इंटरनेशनल शब्दों को 1953 में बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया? ये केवल आपके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो गया है। ओहो, मैंने आंसर बता ही दिया। तो जो सी है इसका आंसर क्या है? वैसे बच्चों को पता भी है, सब स्मार्ट है बच्चे, वेरी गुड, बच्चों से है। यूनिसेफ में सी का अर्थ बच्चे हैं, ना तो कोई कम्युनिटी है, ना कोई कंपनी है, ना कोई समिति है, बच्चे हैं यूनिसेफ में, वेरी गुड। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2014 में, 2009 में, 2005 में, 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ से, बताइए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो आपको सर्वांगीण स्कीम्स को याद करना होगा। जो गांव में अगर पानी दे रही हैं तो कौन सी हैं, आवास दे रही हैं तो कौन सी हैं, सड़कें दे रही हैं तो कौन सी हैं, रोजगार दे रही हैं तो कौन सी स्कीम्स हैं, सबको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। रोजगार में आप ट्राइसेम है, द्वाकरा है, मनरेगा है, इसको पढ़ते हैं। बच्चों के विकास में आप ICDS को स्पेशली पढ़ते हैं, ठीक है। आवास में आप इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, आप वो उसको पढ़ते हैं आप। फिर इसके अलावा रोजगार में देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी है, ये आपके 1999 में स्टार्ट हुई है स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है, सभी को पता भी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई स्टूडेंट, बताइए। JRY लिखा भी है। जवाहर रोजगार योजना की स्टार्टिंग कब हुई? अप्रैल 1 अप्रैल 1977, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 1989। मैं भी हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रही हूँ, 1 अप्रैल 1977 कुछ भी बोल रही हूँ, खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, आंसर दिख भी रहा है, बताइए। एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 बोलते हैं ना इसे, 1989 में हुई, ठीक है, 1989 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 73, बताइए। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? परिवार नियोजन, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया, बताइए, कब स्टार्ट किया गया भारत में? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1960 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम आपके 1952 में आया स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। 1952 में जो है आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया। क्लियर है, आगे बढ़े 74 नंबर पे। नवाचार का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन किसने दिया है? अभी मैं इतनी देर से बात कर रही थी और मैंने पढ़ाया भी है इसको, आपको एक्सटेंशन की क्लास में समझाया भी है, मैराथॉन्स में इसकी बात करी है हमने। किसने दिया है नवाचार का विसरण? मतलब नए विचार विसरते जाएं, आपके विसरण होता जाए, फैलते जाएं, ये किसने दिया है? ये जो एक टर्म है इसको इलैबोरेट किसने किया है? बेलो ने किया है, लीगन्स ने किया है, एवरेट रॉजर्स ने किया है, या ओपी धामा और भटनागर ने किया है? किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, एवरेट रॉजर्स ने जो है आपके डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दिया है। इसी में आप इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स,
अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा समाज है उसमें कैसे कैसे अभिग्रहण करता है, जो किस प्रकार से किसी भी बात को ग्रहित करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। क्लियर है? वो परसेंटेज इन्होंने दिया है और बताया है कि इतनी कम्युनिटी इनोवेशन में आती है, इतनी कम्युनिटी लेगार्ड्स है, ये अर्ली अडॉप्टर्स है, ये सब इन्हीं ने दिया है, एवरेट रॉजर्स ने। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 75। शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और दृश्य चित्र मतलब कुछ भी सिंबल्स, आपके साइंस और चित्र शामिल हैं। किस में शामिल हैं ये? मौखिक संचार में, अशाब्दिक संचार में या लिखित संचार में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सब आंसर करेंगे। शरीर की भाषा, जेस्चर एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, चेहरे के भाव, एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस और दृश्य चित्र, जितने भी विजुअल साइंस एंड सिंबल्स हैं, ये सब किस में आपके शामिल हैं, किस में यूज करे जाते हैं? संचार में, लिखित संचार में, मौखिक संचार में या अशाब्दिक संचार में? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार में, जहां आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते, शरीर के हाव भाव से आप अपने विचारों को बोल देते हैं। जैसे आप फोन में किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, गुस्सा है तो रेड फेस भेज दिया, प्यार है तो किसी वाला इमोजी भेज दिया, है ना? तो ये क्या है? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का ये एक पार्ट है। हमने पढ़ लिया है संचार में, इसको मैंने आपको रिवाइज कराया है। तो शरीर की भाषा, चेहरे के भाव, दृश्य चित्र, आपको कहीं पर भी सिंबल्स दिखते हैं, खतरे का सिंबल दिखता है तो आप समझ जाते हो कि वहां नहीं जाना है, डेंजर है ना? या एरो बने हुए हैं, यू टर्न बना है, आपको सिर्फ सिंबल्स बने होते हैं, आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई आगे यू टर्न है, या हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, या ट्रैफिक सिग्नल जो है वो आपके अशाब्दिक संचार का ही एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 76 बताइए। सूचना देने और प्राप्त करने और सामाजिक संबंधों का निर्माण की एक यह सतत प्रक्रिया है। क्या? मौखिक संचार, अशाब्दिक संचार या लिखित संचार? सूचना को देना, किसी भी मैसेज को देना, फिर उसको रिसीव करना, आपस में सामाजिक संबंध बनाना, हम आपस में सामाजिक संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप मेरे साथ चैट में चटिया रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब संचार है। ये सब क्या है? संचार है, कम्युनिकेशन है, जहां सूचनाओं का, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। वो बात अलग है, हम टाइप्स अलग हैं, कि हम मौखिक कर रहे हैं, कि हम वर्बल कर रहे हैं, कि हम इनफॉर्मल कर रहे हैं, कि फॉर्मल कर रहे हैं, वो चीज अलग है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब आपके संचार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संचार। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, सबका आंसर जिन्होंने भी संचार दिया है एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 स्टूडेंट बताइए। ये एक आपके स्टेटमेंट है, एक डेफिनेशन है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान है। ये डेफिनेशन किसने दी है? जेपाल लीगन्स ने दी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है ये डेफिनेशन, लैलैंड ब्राउन की है, या न्यूमैन और समर की है? दो संचार जो है, जो कम्युनिकेशन है, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने तथ्यों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं का आदान प्रदान है। ये डेफिनेशन आपकी, ये स्टेटमेंट न्यूमैन और समर की है स्टूडेंट। किसकी है? न्यूमैन और समर की। ठीक है, क्लियर है? स्टेटमेंट तो कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वही स्टेटमेंट आए। जो भी एग्जामिनर है वो कहीं से भी स्टेटमेंट दे सकता है, तो ये थोड़ा एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बताइए। वन वर्ड आंसर देना है आप लोगों को, सबको, बी रेडी। सामान्यतः बड़े संगठनों में संचार को संदर्भित करता है, मतलब हमें संचार करना है बड़े संगठनों में जिसमें बड़ी संख्या में व्यक्ति होते हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे, या मास कम्युनिकेशन बोलेंगे? यह जन संचार है, व्यक्तिगत संचार है, या समूह संचार है? आंसर करिए। जब बड़े संगठनों में बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो वो संचार कौन सा संचार है? वो जन संचार है ना? जन संचार, मास कम्युनिकेशन, जहां पर आपके 50, 100, 150, 200, 250, 300, लाख, कितने भी लोग हो सकते हैं। अगर हम बड़े संगठन की बात कर रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी संख्या में लोगों से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तो हम जन संचार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया को किसने दिया? आंसर करिए। जो प्रोसेस है प्रसार शिक्षा की,
एक तो हमने प्रसार शिक्षा के चरण पढ़े हैं, एक मैंने आपको प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया पढ़ाई है, जिसको मैंने आपको सॉर्टर से याद कराया था, सॉर्टर। ठीक है, ये किसने दी है, प्रक्रिया किसने दी है? आंसर करिए, मैं आंसर ऑप्शन नहीं दूंगी। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर चेक हो रहा है कि आपको पता है आपने कितना रिवाइज किया है। मैंने 2 दिन पहले आपको डाल दिया था इसीलिए नोटिफिकेशन, ताकि आप रिवाइज करके आए, रिवीजन करके आए। वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है लीगन्स, जेपाल लीगन्स, उनका आंसर एकदम ठीक है। जेपाल लीगन्स ने जो है आपके प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया को दिया है। चलिए अब यहाँ पर ये भी बता दीजिए एस से क्या है। सॉर्टर में मैंने आपको याद कराया था, एस से क्या है। सबसे पहला जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं प्रसार शिक्षा की, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्या है एस? सिचुएशन को एनालाइज करना, एनालाइजिंग सिचुएशन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना। ठीक है, देन फिर टीचिंग, फिर आप करेंगे शिक्षण, फिर आप करेंगे इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, और फिर करेंगे रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार। क्या करेंगे, पुनर्विचार। तो ये प्रक्रिया है, एक्सटेंशन की प्रोसेस है। सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करना, ठीक है, स्थिति का विश्लेषण करना, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना, फिर शिक्षण करना, टीचिंग करना, फिर इवैल्यूएशन करना, फिर उसको दोबारा पुनर्विचार करना। यह है आपके प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया जो कि जेपाल लीगन्स ने दी थी। सोट एनालिसिस क्या है बताइए, सोट एनालिसिस क्या है, आंसर कीजिए। सोट एनालिसिस क्या है आपके, यह आपके मेथड है, विधि है एनालिसिस की, क्या है ये सोट एनालिसिस बताइए। सोट की फुल फॉर्म दीजिए आप, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन में आप सोट की फुल फॉर्म दीजिए, और कुछ मत बताइए, आप बस सोट की फुल फॉर्म दीजिए। वेरी गुड। ये जो लिखा है SWOT, ये क्या है आपके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत, वीकनेस मतलब कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है आपके पास मौके, अवसर, थ्रेट्स मतलब आपके खतरा। ठीक है, खतरा। तो सोट एनालिसिस जब जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, कार्यक्रम नियोजन में। जब हम कभी भी प्रोग्राम प्लानिंग की, ऐसा नहीं जरूरी नहीं इसे प्रोग्राम प्लानिंग में ही पढ़ेंगे, इसे हम डेली लाइफ में या किसी भी संगठन के क्या कह सकते हैं, सक्सेस को जानने के लिए, किसी भी कार्य को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ताकत, कमजोरी, मौके या अवसर, और थ्रेट्स मतलब खतरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। बताइए, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना किस सन में हुई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट। 1920 में, 1909 में, 1940 में या 1908 में? अमेरिकन होम इकोनॉमिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1909 में। अमेरिकन होम इकोनॉमिक एसोसिएशन की स्थापना आपके 1909 में की गई। वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर 1909 दिया है एकदम ठीक है। और क्यों हुई थी, क्यों हुई थी इसकी स्थापना? ताकि गृह विज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। वेरी गुड, सही है, एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। गृह विज्ञान की उपयोगिता क्या है बताइए। हमने उपयोगिता पढ़ी थी ना जब हमने गृह विज्ञान के बारे में प्रसार शिक्षा में पढ़ा था। गृह विज्ञान क्यों उपयोगी है? स्वास्थ्य और शरीर संबंधी ज्ञान में असहाय, आर्थिक नियोजन में प्रतिबंध, श्रम समय व्यय की बचत में सहायक, यह सभी। आंसर करिए आप लोग। गृह विज्ञान की उपयोगिता क्या है? गृह विज्ञान की उपयोगिता है श्रम समय व्यय की बचत में सहायक। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान में असहाय, आर्थिक नियोजन में प्रतिबंध, दोनों नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं ऊपर मैंने जानबूझकर। आंसर क्या होगा? श्रम समय और व्यय की बचत में सहायक, अर्थात मितव्ययिता।
ठीक है, मितव्ययिता। इसके अलावा आपने क्या क्या पढ़े थे? आत्मनिर्भरता, स्वच्छता से प्रेम, परिश्रम की भावना, समय का सदुपयोग, आत्मविश्वास, ज्ञान में वृद्धि आदि आदि, ये सब गृह विज्ञान की उपयोगिता हो सकती हैं। वेरी गुड, या है ही उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करिए स्टूडेंट्स। रमफोर्ड किचन की स्थापना किसने की? बताइए। रमफोर्ड किचन्स, जब हम गृह विज्ञान के इतिहास की बात करते हैं तब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी और आपको पता भी है ना। सबसे पहले आपके 1780 में CRV थॉमसन की हम बात करते हैं, जिन्होंने आपके कार्य सरलीकरण में रसोई घर में गृह विज्ञान को जो है यूज किया। जब हम होम साइंस की बात करते हैं, हम कार्य सरलीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आपके 1840 में CE वीचर ने घरेलू अर्थव्यवस्था पढ़ाने की अनुशंसा की मतलब होम इकोनॉमिक्स पढ़ाओ। फिर क्या हुआ? LH रिचर्ड्स ने, वेरी गुड, किसने आंसर किया है? बिल्कुल ठीक किया, जिसने भी LH रिचर्ड्स आंसर किया है। LH रिचर्ड्स ने जो है आपके रमफोर्ड किचन की स्थापना की गई, या की उन्होंने स्थापना। क्यों? ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कैसे उसकी रक्षा कर सके। इसके अलावा जो पाक कला है, जो न्यूट्रिशन साइंस है, आर्ट है, इसको लोगों तक हम कैसे बताएं, लोगों का प्रचार प्रसार करें लोगों को इनके बीच में, इसके लिए रमफोर्ड किचन की स्थापना आपके LH रिचर्ड्स के द्वारा की गई थी। ये गृह विज्ञान के इतिहास में है, यहां से प्रश्न बेटा बन सकता है और बनता भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने अब 84। बताइए, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? मनरेगा, इसकी 4 ईयर्स आपको याद रखने हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? मनरेगा की शुरू कब की गई थी? ये मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 फरवरी 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई। अधिनियम कब पारित हुआ इससे संबंधित? 2005 में। ठीक है, 2005 में पहले अधिनियम आया था, फिर 2006 में जो है इसकी शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 85। बताइए, डेमोन्स्ट्रेशन, वही बात आगे, डेमो देना, प्रदर्शन, ठीक है, किसी को कोई चीज प्रदर्शन या डेमो दे के समझाना, ये मेथड किसके लिए उपयोगी है? बताइए। मास के लिए, ग्रुप के लिए, इंडिविजुअल के लिए, या इन सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं? स्पेशली किसके लिए उपयोगी है? स्पेशली ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम मतलब इसका, लेकिन हाँ मुख्यतः रूप से आप किस में पढ़ते हैं? जब आप उपयोग के आधार पर पढ़ते हैं, या हम ऐसे पढ़ते हैं कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर हम अपने मेथड्स को ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन को हम किस में रखते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन को हम ग्रुप में रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। लेक्चर हम ग्रुप में दे सकते हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति को लेक्चर कैसे देंगे? अगर वहीं पे 5-6 व्यक्ति होंगे तो उन्हें हम लेक्चर देके समझा सकते हैं। एक एक व्यक्ति को अगर मैं व्यक्तिगत मिलने जाऊंगी और एक एक व्यक्ति को डेमो देकर के सिखाऊंगी तो मैं भी थक जाऊंगी, वो भी थक जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम व्यक्तिगत वार्ता कर सकते हैं, उससे घर पर, उसके खेत पर जाकर के उससे पर्सनल विजिट कर सकते हैं, उसको पर्सनली समझा सकते हैं। हाँ, अगर वहाँ डेमो देने की जरूरत पड़ जाती है तो हम कोशिश करेंगे देने की, लेकिन मुख्यतः रूप से जब हम अपने मेथड्स को विभाजित करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे वो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो, डिस्कशन हो, मतलब आपके किसी भी तरीके की बैठक हो तो बैठक वगैरह सब आपके ग्रुप में आता है, चाहे उसमें पैनल वार्ता हो, संगोष्ठी हो, गोष्ठी हो, परिसंवाद हो, ठीक है, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, ये सब आपके उसमें आ जाता है, वर्कशॉप, और आपके डेमोन्स्ट्रेशन भी ग्रुप में यूज किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये इमेज पहले आ गया। बताइए, लिंगवा फोन किसका एग्जाम्पल है? लिंगवा फोन या ग्रामोफोन भी बोल सकते हैं आप इसे। ये किसका एग्जाम्पल है? किस एड का एग्जाम्पल है? ऑडियो वीडियो या ऑडियो या आपके एक्शन एड का एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये श्रव्य दृश्य सामग्री है, केवल श्रव्य है, केवल दृश्य है, या एक्शन एड है? लिंगवा फोन। तो ये है आपके सामने लिंगवा फोन, ये देख लीजिए, ऐसा होता है लिंगवा फोन। दिखाई दे रहा है सबको? लिंगवा फोन या इसे ग्रामोफोन भी बोल सकते हैं आप। ये ऐसा दिखाई देता है। तो ये आपके ऑब्वियसली ऑडियो एड है, आपके श्रव्य सामग्री है, ठीक है। किसकी सामग्री है? आपके श्रव्य। जब हम श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री को हम अलग अलग करते हैं तो जिस चीज से केवल हमें सुनाई दे रहा है, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, लाउड स्पीकर है,
ठीक है, फोक सॉन्ग है, या MP3 है, या पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जिसको आप PAS बोलते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, मतलब जनता को जो है किसी तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। और आपके लिंगवा फोन है या ग्रामोफोन है, ये सब आपके ऑडियो एड्स हैं जहां पर व्यक्ति सुन सकता है, श्रव्य साधन है ये। तो ये रहा आपके लिंगवा फोन ऑडियो एड का एग्जाम्पल है, श्रव्य साधन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, बताइए तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपको तुलना करनी है, ठीक है, किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। चार्ट का प्रयोग हमेशा आपके जो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, मोस्टली ग्राफिक प्रेजेंटेशन, जहां पर आप चार्ट में कुछ भी ऐसा दिखा रहे हैं जो ग्राफ को दर्शा रहा हो, है ना, परसेंटेज दर्शा रहा हो। चार्ट्स का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बताइए वो कौन सा चार्ट है जिसमें हम तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं? लाइन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, पाई चार्ट या बार चार्ट? कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं आप। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सटेंशन में ये चीज क्लियर की थी जब मैंने आपको चार्ट्स दिखाए थे, स्पेशली बार चार्ट। वेरी गुड, बार चार्ट। हम तुलना कर सकते हैं ऐसे करके और ऐसे करके आप बना सकते हो। तो ये तुलना बता रही है आपको। मैंने आपको बताया था कि क्लास में बच्चे हैं, किसको रेड कलर पसंद है, किसको येलो कलर पसंद है, किसको ब्लू कलर पसंद है। तो हमें तुलना करने को मिल रही है कि भाई इतने बच्चों को जो है वो ब्लू कलर पसंद है और इतने बच्चों को रेड कलर पसंद है। तो आप तुलना कर पा रहे हो, है ना, आप आपस में तुलना कर पा रहे हो। तो उसके लिए हमेशा आप किसका यूज करोगे? बार चार्ट का। और वहीं आपको कोई चीज परसेंटेज में दिखानी हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। हम एयर का संगठन बता रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी था कि वायु का संगठन हम बता रहे हैं तो 98% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। वो पाई चार्ट होता है। कौन सा चार्ट होता है? पाई चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कौन सा होता है? जिसमें आप किसी संस्था को समझाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझा रहे हो कि भाई प्रिंसिपल है, फिर वाइस प्रिंसिपल है, फिर उनके नीचे जो है HODs हैं, HODs के नीचे क्लास टीचर्स हैं, फिर बच्चे हैं। तो आप किसी संस्था को बता रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। और लाइन चार्ट आप रेखा ग्राफ में आप समझा रहे हो, लाइन से समझाते जा रहे हो, तो वो लाइन चार्ट, ठीक है ना। तुलनात्मक अध्ययन के लिए बार चार्ट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताइए। ये कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी, हो कुछ गया, खैर कोई बात नहीं है। आप मुझे बस BFHI की फुल फॉर्म बताओ। यहाँ पर BFHI की फुल फॉर्म बताओ। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछना चाह रही थी, इसका कुछ का कुछ बन गया, कट गया है, कोई बात नहीं है, आगे पूछ लेंगे, है ना। BFHI की फुल फॉर्म बताइए सब लोग। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई 2009 में WHO यूनिसेफ के प्रयासों से जो है ये आपके इसको शुरू किया गया। हालांकि BFHI की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो 1992 में जो है या 82 में इसकी स्थापना हुई थी। खैर मुझे उससे कोई, आप छोड़ो, उसकी बात मत करो, बस आप फुल फॉर्म बताओ, आंसर करो। 1992 ही है। हाँ, क्या है? द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। वेरी गुड। BFHI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स। वेरी गुड, है ना, इनिशिएटिव्स। आपके इसके स्थापना, वो स्थापना नहीं, इसकी ये फुल फॉर्म है। और किसके प्रयासों से हुई? तो WHO और यूनिसेफ के प्रयासों से की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 89 की बताइए, शांति निकेतन की स्थापना कब की गई? शांति निकेतन की स्थापना और किसके द्वारा की गई? एक आपसे श्री निकेतन परियोजना पूछी जाती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। मार्थिंडम परियोजना है, डॉक्टर स्पेंसर हेच पूछा जाता है। गुड़गांव परियोजना है, FL ब्राउन पूछा जाता है आपसे। ऐसे ही मैं आपसे शांति निकेतन के बारे में पूछ रही हूँ। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। 1921 इसका ईयर हो जाएगा, 1921 में। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। कोई व्यक्ति, यहां पर आपको वन वर्ड आंसर करना है, देख करके कितना प्रतिशत सीखता है? यह क्वेश्चन आपसे लर्निंग पिरामिड से पूछा है मैंने। जो लर्निंग पिरामिड हम लोगों ने पढ़ा था कि पढ़ के इतना सीखता है, लेक्चर से 5% सीखता है, पढ़ करके 10% सीखता है, तो देख करके कितना % सीखता है कोई व्यक्ति? देख करके आंसर करिए फटाफट सब बच्चे, सभी को आंसर करना है। जो भी आपको आता है आप उसको आंसर करिए, है ना। देख करके जो है व्यक्ति 30% सीखता है, 30% सीखता है। और वहीं ऑडियो विजुअल से कितना % सीखता है? दोनों को देख करके सुन करके कितना सीखता है? तो 50% सीखता है, ठीक है। हाँ, हालांकि कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आपसे, कभी भी नहीं पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है
लेकिन चलो ठीक है, हमने पढ़ा है लर्निंग पिरामिड तो मैंने उसको यूज़ कर लिया कि एक बार बच्चों का एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड ही पता चलता है कि उन्हें कितना सब रिटेन है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1 घंटा 43 मिनट का वीडियो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग बताइए। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या होता है? कार्यक्रम नियोजन प्रसार कार्यकर्ता करते रहता है ना, समय समय पर। क्यों करते रहता है? ताकि लोगों की सहभागिता रहे, हर व्यक्ति उससे जुड़ सके, कुछ ना कुछ नया उसमें उसको हर ग्रामीण को व्यक्ति को सीखने के लिए मिले। तो इसका प्रथम चरण क्या है? स्टेप्स होते हैं किसी भी काम को करने के, किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रोसेस को करने के कुछ ना कुछ चरण होते हैं। पहला स्टेप बताइए क्या है? उद्देश्य का निर्धारण, स्थिति का विश्लेषण, कार्यक्रम का क्रियान्वयन या कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स मतलब आपके कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को आप क्या बोलेंगे हिंदी में? सूचनाओं या समस्याओं को मतलब कलेक्ट करना, हाँ, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को आप बोलेंगे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। तो पहला क्या हो जाएगा स्टेप? पूरा मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको डायग्राम भी दिया था और आपको ट्रिक भी बताया था। मैंने ट्रिक बताया था कि नहीं बताया था? सबसे पहला हो जाएगा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। फिर आप स्थिति का विश्लेषण करते हैं, फिर समस्याओं या अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानते हैं। सबसे पहले तो हम तथ्य, वहां के फैक्ट्स को इकट्ठे करेंगे, स्थिति देखेंगे, फिर क्या समस्या है, किसके ऊपर हम कार्यक्रम बना सकते हैं, क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्यक्रम को बनाते हैं। फिर हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर हम कार्य योजना तैयार करते हैं, फिर कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं, फिर प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और 8 स्टेप हैं इसमें, याद रखना है। फिर हम पुनर्विचार करते हैं। तो पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। बताइए, जब किसी संगठन में सूचना का प्रवाह, ठीक है, सूचना का प्रवाह कॉर्पोरेट सीढ़ी के निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर हो रहा है तो इसे डैश संचार कहा जाता है। डायरेक्शंस पढ़ी है ना हमने संचार की। क्या बोल रहा है ये कि निचले स्तर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बताइए, मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया। निचले स्तर से बच्चों से कोई सूचना प्रिंसिपल मैडम तक जा रही है, ठीक है, तो इस संचार को आप क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड या डाउनवर्ड? क्या डायरेक्शन है, किस टाइप का संचार है ये? निचले स्तर से ऊपर की ओर जा रही है, ये आपके अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड आपके बोलेंगे आप इसे संचार है, ठीक है। अपवर्ड को शायद आपके हिंदी में ऊर्ध्व संचार बोलते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऊर्ध्व संचार करके। तो कैसा संचार है ये? ऊर्ध्व संचार है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। निचले स्तर से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो अपवर्ड है। क्लियर? आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर दीजिए। जब शीर्ष स्तर के अधिकारी से निचले स्तर के कर्मचारियों तक सूचना और संदेशों के प्रसारण होता है तो उसे आप किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? आपके अधिकारियों के निचले स्तर के शीर्ष स्तर से कोई बात निचले स्तर पे जा रही है, ठीक है। प्रिंसिपल मैडम से जो है इंफॉर्मेशन बच्चों तक जा रही है, तो क्या प्रिंसिपल मैडम डायरेक्ट एक एक क्लास में जाके इंफॉर्मेशन देती है, एक एक बच्चे को बताती है? ऐसा नहीं होता ना। प्रिंसिपल मैम होती हैं, फिर क्लास टीचर्स होती हैं, फिर क्लास टीचर्स से जो है इंफॉर्मेशन नीचे तक जाती है। अब ये हम संगठन में अगर बात करें तो सबसे ऊपर जो अधिकारी है वो नीचे तक किसी इंफॉर्मेशन को दे रहा है। कौन सी डायरेक्शन है ये? हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, वेरी गुड। कैसी है डायरेक्शन ये? डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बिल्कुल सही। सबको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? कोई समस्या तो नहीं है? मैंने आज पूछा नहीं इतनी देर तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है ना अभी तक के प्रश्नों में? सब अपना अपना स्कोर बोर्ड भी मुझे बताना कि मेरा इतना स्कोर बोर्ड रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 95 का आंसर दीजिए। मीटिंग या पार्टी, मीटिंग या पार्टी ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है? हॉरिजॉन्टल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कोई मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, मीटिंग, ठीक है, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में लोग बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके का एग्जाम्पल है ये बताइए? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज
36 की मैंने बात करी थी आपसे। जब समान स्तर के लोग आपस में संचार करें, सारे डॉक्टर्स आपस में बात करें, सारे टीचर्स आपस में बात करें, तो यहाँ कहीं ऐसा लिखा है कि सारे टीचर्स मीटिंग कर रहे हैं या सारे डॉक्टर्स बातें कर रहे हैं। ठीक। इंट्रापर्सनल आत्म संचार, जब व्यक्ति स्वयं से संचार कर रहा है। इंटरपर्सनल, जब दो व्यक्ति आपस में संचार कर रहे हैं, पारस्परिक संचार। तो ये हुआ ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या हुआ? ग्रुप कम्युनिकेशन। एक मीटिंग बुलाई मैंने, मीटिंग बुलाई है, 20-25 लोग आए हैं, हर तबके का आदमी हो सकता है उसमें, है ना। तो ये मीटिंग जो है आपके ग्रुप कम्युनिकेशन का या पार्टी ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सूचना या इंफॉर्मेशन को डैश से दूसरों तक भेजते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें किसी को भेजना है तो किसके द्वारा भेजते हैं हम बताइए? सेंडर के द्वारा भेजते हैं, मीडियम के द्वारा भेजते हैं। मीडियम अर्थात माध्यम, सेंडर मतलब सूचना देने वाला, रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, सूचना प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजते हैं, या मैसेज के थ्रू भेजते हैं। किसी मैसेज का आप यूज करते हो, किसके थ्रू भेजते हो बताओ? सूचना या इंफॉर्मेशन को डैश से दूसरों तक भेजते हैं हम। जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो सेंडर होता है, वो मैसेज को भेजता है माध्यम के थ्रू। एक माध्यम चाहिए हमें, एक मीडियम चाहिए। जैसे यूट्यूब हमारे लिए माध्यम है, हम पढ़ रहे हैं किसके थ्रू? यूट्यूब के थ्रू। मैं मैसेज दे रही हूं आपको किसके थ्रू? माध्यम क्या है हमारा? यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं हम सब। समझ में आ रहा है? तो सूचना या इंफॉर्मेशन को देने वाला कौन है? सेंडर। सूचना है क्या? सूचना तो आपकी मैसेज है। जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन, वो मैसेज ही तो है। उसको मैं दे रही हूं, आप तक पहुंचा रही हूं माध्यम, मीडियम के थ्रू, है ना। और आप क्या हैं? आप रिसीवर हैं। आप क्या हैं? आप रिसीवर हैं। फिर आप मुझे क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं कि मैडम अच्छा लगा, या ये हमें समझ में नहीं आया, या ये दिक्कत है, या कैसा भी जो भी आपका फीडबैक होता है आप मुझे देते हैं। यही तो होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम। 97 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताइए। जब एक संगठन में संचार और संदेशों का प्रवाह टीम, समूह, व्यक्तियों के बीच होता है जो समान पदानुक्रमित स्तर पर होते हैं, समान स्तर पर होते हैं। सारे डॉक्टर्स हैं, बात कर रहे हैं, सारे टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, सारे इंजीनियर्स आपस में बात कर रहे हैं, सारे पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं। वो कैसा संचार है? वो लंबवत संचार है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। वो क्षैतिज संचार है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। वो ऊर्ध्व संचार है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, या वो बाहरी संचार है, आउट ऑफ द बॉक्स है। कैसा संचार है बताइए? कौन सा संचार का एग्जाम्पल है? जब एक संगठन में संचार, संदेशों का प्रवाह जो है, आपस में बातचीत हो रही है, टीम है, कोई भी टीम है, कोई भी ग्रुप है, या व्यक्ति हैं, 2-4 व्यक्ति हैं जो सब एक ही लेवल पर है। वेरी गुड। वो क्षैतिज संचार है, वो हॉरिजॉन्टल संचार है। बात करी थी ना हमने, वर्टिकल की 2 बात होती है, एक तो डाउनवर्ड होती है, एक अपवर्ड होती है। ये जो आपके अपवर्ड है इसी को ऊर्ध्व संचार बोलते हैं। ठीक है। या तो ऊपर से जानकारी नीचे की तरफ जाती है, या नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और जब सब समान लेवल के व्यक्ति हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, चाहे वो टीम में बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में बात कर रहे हैं, किसी में भी बात कर रहे हैं, आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं और लेकिन समान लेवल के बात कर रहे हैं, तो उसे हम अगर इस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से? डायरेक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो ये क्षैतिज संचार का एग्जाम्पल है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 98, बताइए। एक तकनीक है जिसकी सहायता से हम किसी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सनल की खूबियों, कमजोरियों, अवसर, चुनौतियों का पता लगा सकते हैं। एक तकनीक है जिसकी सहायता से हम किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी व्यक्ति की खूबियों, कमजोरियों, अवसर और चुनौतियों का पता लगा सकते हैं। क्या टेक्निक है? सोट एनालिसिस है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मोस्ट एनालिसिस है, या आपके पेस्टाइल एनालिसिस है? आंसर करिए, कौन सा एनालिसिस है वो? जब हम एक तकनीक है, वेरी गुड, वो सोट एनालिसिस है। बता ही रहा है आपको कि आप खूबी मतलब स्ट्रेंथ, कमजोरी मतलब वीकनेस, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज,
चुनौती या खतरा मतलब थ्रेट्स, ठीक है, तो वो SWOT एनालिसिस है। देखिए बिजनेस में या कहीं पर भी बहुत तरीके के एनालिसिस होते हैं और ये सब आपके लिखे हुए हैं वो एनालिसिस। मोस्ट होता है, पेस्टाइल होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, बहुत तरीके के एनालिसिस होते हैं। लेकिन साफ साफ बोल रहा है कि हम स्वयं का भी SWOT एनालिसिस करते हैं, मतलब अपनी शक्ति, कमजोरी, अपने अवसर और चुनौतियों को देखते हैं, या कोई संगठन देख रहा है, कोई कार्यक्रम में अगर हम इन सबको देख रहे हैं तो हम SWOT एनालिसिस कर रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर दीजिए स्टूडेंट। ताकत और कमजोरी, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये कैसे फैक्टर्स हैं? इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग है या एनालिसिस है, विश्लेषण है? कैसे फैक्टर्स हैं बताइए आप, क्या है ये ताकत और कमजोरी? जब मैंने आपको SWOT एनालिसिस बताया था तो आपको पढ़ाया था कि 2 इसमें आंतरिक कारक होते हैं, 2 इसमें बाह्य कारक होते हैं, और 2 इसमें आपके उद्देश्यों को मदद करने में हेल्प करते हैं, 2 उद्देश्यों में खतरा डालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपके ऑब्जेक्टिव्स को आपको प्राप्त करने में मदद करती हैं, वहीं वीकनेस और थ्रेट जो है वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव से दूर करती हैं, है ना, समझाया था ना आपको। तो और इंटरनल कौन से फैक्टर्स होते हैं? ताकत और कमजोरी, तो ये आपके आंतरिक कारक हैं। SWOT एनालिसिस में ये आपके आंतरिक कारकों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, अवसर और खतरे मतलब अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स या चुनौतियां आप बोल सकते हैं खतरे को, ये कैसे फैक्टर्स हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, ब्रेनस्टॉर्मिंग या एनालिसिस? बताइए। जब SWOT एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं आंतरिक, तो हमारी शक्ति, हमारी खुद की शक्ति, हमारी खुद की कमजोरी, और बाहर से हमें क्या प्रभावित करते हैं? अपॉर्चुनिटीज, अवसर, और खतरे या चुनौतियां, तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट, सही है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। आप सबको ये मैराथन कैसा लगा? 2 घंटे का लगभग हो गया है ये क्लास, और कैसा रहा आपका रिजल्ट? कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए? सब मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच अपना समय निकालने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग निकाल रहे हैं। मेरे चैनल से भी अगर आपको थोड़ी बहुत ही मदद मिल रही है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा प्रयास कैसा रहा सब कुछ मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे मोटिवेशन देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।